करप्शन इन एटलीस्ट मुंबई रियल एस्टेट इज एट एन ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई. अच्छा, जो ब्राइब का कॉस्ट है कुड बी ऑलमोस्ट 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट. 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, जो नॉट लॉन्ग बैक होता था 300-400 रुपए पर स्क्वायर फीट. अगला 18 महीने में आपको इतने स्कैम्स दिखेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट में. मुझे पता है स्कैम हो गया है, मैं बस बोल रहा हूँ कि अगले 18 महीने में बहुत से पब्लिक हो जाएंगे. अच्छा, आपके पास ऑलरेडी मेरे नॉलेज पास है. इन्फॉर्मेशन है ना. पिछली बार आप जब वाद पे आए थे तो हमारा डिस्कशन ऐसा हो गया था कि पूरी मार्केट हिल गई थी गुड़गांव की. तो हाउ डू यू फील कि जो हमने एक वीडियो किया उसका क्या इम्पैक्ट रहा और उसके 1 साल के बाद क्या चल रहा है मार्केट में? मुझे लगता है कि बहुत कम कंटेंट पीसेस आज तक रियल एस्टेट में हुए हैं जो जिसकी वजह से एक पूरा सिटी का मार्केट इम्पैक्ट हो जाता है. ज़्यादातर कंटेंट क्या होता है, एक अगर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करता है, उसके ऊपर कुछ होता है तो एक लोकेलिटी को इम्पैक्ट करता है. जैसे लोग बोलते हैं ना, न्यू द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR, या मुंबई में अपर जुहू, जहाँ पे जैसे हम जहाँ पे बैठे उसको अपर जुहू बोलते हैं. अच्छा. ठीक है. पर बहुत ही कम कंटेंट होते हैं. एटलीस्ट मैंने अपने करियर में शायद से ये पहली बार था. अच्छा. जिसकी वजह से एक कंटेंट की वजह से एक पूरा सिटी का रियल एस्टेट मार्केट में द नैरेटिव बदल जाता है. सो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है. मैं जानता नहीं हूँ कितने, अगर फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं. तो इन वन वे दिस इज़ लाइक अ लैंडमार्क कंटेंट पीस फॉर रियल एस्टेट. तो अभी जब मैं देखता हूँ गुड़गांव मार्केट को, तो आपने जो प्रेडिक्शन किया था और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आज कि भाई विशाल भार्गव ने बोला था कि पैक ऑफ कार्ड्स है गुड़गांव रियल एस्टेट और ये ढह जाएगा, क्रैश हो जाएगा मार्केट. अब 1 साल हो गया है लगभग, प्राइसेस जितने थे लगभग उतने ही आज भी अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो है. देखिए, हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या है कि उसका फाउंडेशन बहुत वीक है. ठीक है. और ये भी है कि वो मार्केट एज पे है. ठीक है. अब अगर आप कोई भी कंटेंट पीस देखेंगे, ठीक है अरिहंत, और आपका चैनल बहुत पॉपुलर है, तो पर आप अगर छोटे चैनल्स देखेंगे जो रियल एस्टेट के फोकस्ड हैं, उनका सेंटिमेंट आज मुझसे भी ज़्यादा नेगेटिव है. जो गुड़गांव बेस्ड है, जो गुड़गांव बेचते हैं और बेचते आ रहे हैं. ठीक है. तो जो मैं 1 साल पहले कह रहा था जब हमारी बातचीत हुई थी, अब वो ऑलमोस्ट कंसेंसस व्यू हो गया गुड़गांव में. अभी सब लोग यही बोलते हैं, ठीक है हाँ, जो वो ट्रेडर था, इन्वेस्टर था, वो ट्रैप्ड हो गया है, उसको एग्जिट नहीं मिल रहा है. आपको ये वर्ड बहुत तभी पॉपुलर हो गया होगा, डिस्ट्रेस डील. ठीक है. सब लोग बोलते हैं एक डिस्ट्रेस डील है यहाँ पे, एक डिस्ट्रेस डील है यहाँ पे, क्योंकि वो जो ट्रेडर है या वो इन्वेस्टर है जिसके पास 10 यूनिट है, उसके पास पैसा तो नहीं है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए, वो एक एक करके बेचेगा. अगर वो 10 एक टाइम पे डालेगा तो उसका रेट वैसे टूट जाएगा. उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, अब बायर्स को सब पता है कि वो अटक गया है तो वो खरीदेंगे नहीं. तो अभी वो स्टेज है ऑलमोस्ट लॉक जैम का. डील्स हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड. हो रही है तो बहुत स्लो हो रही है. इसका नेक्स्ट रूट भी मैं आपको बोलने वाला, अभी आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. अगर हम 1 साल के बाद करेंगे ना, क्या होगा. ठीक है. थोड़े टाइम के लिए सेलर्स बोलेगा कि मैं कंट्रोल करता हूँ. वो फिर जाके बिल्डर के पास बोलेगा कि बॉस ये तो हमारा अरेंजमेंट था कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे पास पैसा नहीं है इंस्टॉलमेंट देने के लिए. बिल्डर बोलेगा हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुझे अभी पेमेंट मत दीजिए, क्योंकि वे बिल्डर के इंटरेस्ट में है कि उसके प्रोजेक्ट का रेट टूटे नहीं. तो वो इन्वेस्टर या ट्रेडर को प्रोटेक्ट करेगा. अभी आप पेमेंट मत दीजिए. उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, बिल्डर के पास पैसा नहीं आता तो कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो फिर दैट वर्ड स्टार्ट स्प्रेडिंग अराउंड द मार्केट कि ये प्रोजेक्ट स्लो हो गया है या अटक गया है. वो लास्ट स्टेप होता है बिफोर द प्रोजेक्ट कंप्लीटली सिंक्स. तो थोड़े टाइम के लिए बिल्डर और वो ट्रेडर दे विल यूनाइट टू एंश्योर कि डिस्ट्रेस डील ज़्यादा बाहर नहीं आए. आफ्टर अ वाइल वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रेट इधर तोड़ना पड़ेगा या प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा. बिल्डर को वो चॉइस करके वो खेल करना है. फिर उसके बाद, इसलिए जब हम लोग बात कर रहे थे पिछले साल, आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि गुड़गांव बायर को क्या करना चाहिए था. मैंने उस टाइम कहा था कि
गलती से भी घर मत खरीदिए, हम्म क्योंकि दो प्रॉब्लम है उसमें। एक तो रेट महंगा होगा, ठीक है, ये आर्टिफिशियल जो हवा बोलते ना, हवा वाला प्राइस था। दूसरा, आपको पता नहीं है कि उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, हम्म क्योंकि अगर बहुत से लोग इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देंगे, बिल्डर के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा, और कंस्ट्रक्ट नहीं कर अटक जाएगा। और इंडिया में एक बार एक प्रोजेक्ट अटक जाता है, उसका रिकवरी करने में बहुत टाइम जाता है। तो ये अगला 12 महीने का खेल ये है। हम्म जो भी आपको बोलता है ना कि अरे ये क्रैश नहीं हुआ, क्रैश नहीं हुआ, क्रैश नहीं हुआ, ठीक है, लोग को पता है, लोग को लगा ये स्टॉक मार्केट नहीं है कि क्रैश अनाउंस आज किया 2 महीने के बाद हो गया क्रैश। रियल एस्टेट में इट इज स्लो डेथ, धीरे 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 धीरे, अनलेस देयर इज लाइक ईडी रेट, सीबीआई रेट, आईटी रेट, फिर मौत जल्दी होती है, बट अदरवाइज स्लो डेथ, और ऐसे जाएगा और फिर कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि द कार्ड्स वुड हैव कंप्लीटली गॉन। बट जैसे प्राइसेस का अगर देखा जाए, जब आप गुड़गांव और मुंबई का जैसे कंपैरिजन करते हो, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लेवल है, इतना कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी, और मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव में उस लेवल का कंस्ट्रक्शन है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर भी आप देखो कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बोथ मतलब ख़रीदने के भी, और ख़रीदने के तो नहीं कह सकता मैं क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है गुड़गांव का भी, बट रेंट देखिए आप, मतलब मैं तो सोच रहा था कि गुड़गांव के रेंट इतने ज़्यादा हैं बट मुंबई में तो अलग ही गेम चल रहा है। देखिए, मुंबई का रेट ना ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता था ऑफ एवरी अदर सिटी, 3 टाइम्स। ओके, अभी वो थोड़ा गैप कम हो गया। आपको मुंबई का डायनामिक्स और गुड़गांव के डायनामिक्स एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। मैं अभी ब्रेक डाउन करता हूँ इसके लिए। मुंबई का पॉपुलेशन 1.5 करोड़, गुड़गांव का पॉपुलेशन 30 लाख, तो 1/5। मुंबई का लैंड एरिया करीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर, गुड़गांव का 1.5 टाइम्स दैट, डिपेंडिंग ऑन, अभी गुड़गांव के म्यूनिसिपैलिटी बॉर्डर ऑल्सो चेंजिंग, बट इट्स मोर देन दैट, राइट। तो पॉपुलेशन 1/5 ऑफ मुंबई, लैंड एरिया more than Mumbai, but average cost of a new home today in Gurgaon is 4 crores. मुंबई का is 3 crores. अब आप सोचिए, अगर पॉपुलेशन इतना 1/5 है तो मतलब डिमांड का मार्केट इतना कम है। अगर लैंड गुड़गांव में ज़्यादा है मतलब सप्लाई ज़्यादा होगा, ओके, एंड प्राइस पॉइंट ऑफ गुड़गांव इज स्टिल हायर देन मुंबई फॉर न्यू होम। तो अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं ना, लोग को अभी थोड़ा महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गोची है, पर ये सिंड्रोम पिछले साल भी वैसा ही था। उस टाइम वो हवा थी। और गुड़गांव का एक स्पीच है ना, मतलब अगर आप भी, मैंने देखा था हमारे पॉडकास्ट के बाद आपके शो में एक पॉपुलर गुड़गांव के यूट्यूबर रियल एस्टेट ब्रोकर थे, एक स्पीच उनका डिफाइंड है, गुड़गांव द ओनली एस्पिरेशनल सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, द 200 आउट ऑफ 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज देयर, कॉस्मोपॉलिटन, ये एक स्पीच होती है, ठीक है। ये स्पीच से आप हर प्राइस जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप सोचिए, अगर अगले साल रेट 30% ऊपर जाता, सेम स्पीच लोग बोलते हैं, मतलब आप बोल रहे हैं कि प्राइस डज नॉट मैटर देन, मेरा नैरेटिव वही रहेगा। तो नैरेटिव एक पॉइंट तक हेल्प करता है, उसके बाद कम्स इन अफोर्डेबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी, फिर लोग सोचेंगे मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अब वो सिंड्रोम आ गया कि लोग कैन नॉट अफोर्ड इट। गुड़गांव का मिस्टेक इज दैट उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पर स्क्वायर फीट रेट को बढ़ा दिया था और बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट से के ओर गए थे। मतलब ये जो बीमारी है, मैं तो बीमारी ही मानता हूँ कि हर कोई बिल्डर अब बीच का बढ़िया नॉर्मल प्रोजेक्ट तो बनाना ही नहीं चाहता। वो 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है, लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है, और 4 BHK 5 BHK जिसमें मतलब 2000 स्क्वायर फीट का तो कोई नहीं बनाना चाह रहा अभी, 4000 5000 स्क्वायर फीट, और वो फिर रेट आप लगा लो 18-20 हज़ार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना हो जाता है। और टिकट प्राइस जो है
मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आप कह रहे थे भाई 2 से 5 करोड़ में इतनी इतनी जगह मिल जाते हैं, मतलब मुंबई में। मुझे तो लगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुड़गांव में अभी नए प्रोजेक्ट्स में तो आप 2 से 5 में कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत रेयर, मतलब 1-2 होगा, बट ज़्यादातर टच कर रहे हैं 10 करोड़। आप अदानी के प्रोजेक्ट्स देख लो, आप किसी डीएलएफ के देख लो, आप किसी भी नए बड़ा प्रोजेक्ट ये अभी ऐलान के देख लो। तो मतलब हो क्या रहा है, इतना लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है यही हो रहा है अभी मुंबई में भी, और अनफॉर्चुनेटली नोएडा में यही हो रहा है। आप 2 साल पहले या 1 साल पहले जब हम ये बात कर रहे थे, वी यूज टू थिंक कि भाई नोएडा इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। आज आप जाके देखो 1 साल के बाद, तो आप कह रहे हो अगर गुड़गांव बबल है तो वहाँ पे क्या चल रहा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वहाँ पे भी 10-10 करोड़ के अब चालू हो गए हैं, और हर कोई 10 करोड़ के फ्लैट ही बेचना चाह रहा है वहाँ पे भी। तो व्हाट इज़ दिस फ्लडिंग ऑफ ऑल द लग्जरी? क्या पूरे सारे एनआरआई समाज ने मतलब यहाँ पे देश में ही इन्वेस्ट करने का सोच लिया है, या क्या चल रहा है? इतने 10 करोड़ लोग वाले तो है ही नहीं। देखिए, लग्जरी रियल एस्टेट ना एक ऐसी चीज़ है, इसमें ग्लैमर है, और ग्लैमर जब कोई ढूंढने के लिए जाता है ना, वो काफ़ी बार इरेशनल चॉइसेस करते हैं। जैसे एयरलाइन, सबको पता है कि एयरलाइन, मोस्ट एयरलाइंस शट डाउन, या बॉलीवुड प्रोड्यूसर, लोग ऐसा धंधा क्यों करते हैं? क्योंकि आप सिर्फ फाइनेंशियल्स देख नहीं रहे। जैसे रियल एस्टेट में वो जो लोग बोलते हैं ना वैनिटी, ये वैनिटी फैक्टर 2 चीज़ों से आता है। एक तो आप लग्जरी प्रोजेक्ट्स करो, या दूसरा आप टॉलेस्ट बिल्डिंग करो। अल्टीमेट केस क्या होता है, अगर आप एक लग्जरी प्रोजेक्ट करो जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वो अल्टीमेट होता है, ठीक है। पर अगर आप देखोगे मोस्ट प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड जो लग्जरी और टॉलेस्ट प्रोजेक्ट्स कंबाइन करते हैं, वो फेल होते हैं या अटक जाते हैं, ठीक है। सबसे महंगा बिल्डिंग, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग दुनिया का, दुबई का बुर्ज खलीफा, उन्होंने शुरू किया था, वो बंद हो गया। उसका नाम बुर्ज खलीफा ये हुआ क्योंकि एक रूलर था यूएई का जिसने उसको बेल आउट किया, उसका नाम खलीफा था, नहीं तो ओरिजिनल नेम वो बिल्डिंग का बुर्ज दुबई था। वो अटक गया तो वो ट्रेड ऑफ था, मैं तो वो बेल आउट कर रहा हूँ वहाँ, और रिकग्निशन में ठीक है बुर्ज दुबई बन गया बुर्ज खलीफा, ठीक है। जहाँ पे आपका सवाल है इन टर्म्स ऑफ नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, देखिए मुंबई का मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि बहुत से लोग को लगता है कि मैं बहुत एंटी मुंबई रियल एस्टेट हूँ। ऐसा है क्या? अच्छा, गुड़गांव में तो ये लगता है कि आप मुंबई को प्रमोट करते हैं और गुड़गांव को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए अंटिल लास्ट ईयर आई थिंक अगर आप 10 आउट ऑफ 10 बिल्डर्स से मुंबई में बात करोगे, वो बोलेंगे कि विशाल इज एंटी बिल्डर एंड एंटी मुंबई बिल्डर। आई एम नॉट एंटी मुंबई बिल्डर, आई एम नॉट एंटी बिल्डर, वाई शुड आई बी एंटी बिल्डर? आई एम प्रो बायर, ओके। और कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बिकॉज वॉट इज प्रो बायर इज परसीव्ड एज एंटी बिल्डर, ठीक है। बट मैं एक चीज़ मुंबई के बिल्डर्स को आई विल गिव देम क्रेडिट कि दे हैव लर्नड वेरी वेल इन द लास्ट 5 years टू बी स्मार्ट, टू एंश्योर दैट दे डोंट गेट डिल्यूशनल। अच्छा, तो ये लग्जरी का जो आप बोल रहे हो, हाँ मैं माना कि बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे खासकर जो नामी जो बिल्डर्स हैं जिनका नाम है एस्टेब्लिश्ड है। देखिए नामी बिल्डर्स का भी क्या हो गया है कि नामी बिल्डर्स बड़े प्रोजेक्ट्स ही कर रहे हैं, ठीक है। मुंबई में, गुड़गांव में 5 एकड़ बहुत छोटा प्रोजेक्ट माना जाता है, मुंबई में 5 एकड़ मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और ये बड़े प्लेयर्स का क्या है, उनका माइंडसेट सिंपल है कि मैं अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फ़र्क मेरे एफर्ट और ड्यू डिलिजेंस में बिटवीन 1 acre एंड 5 acre प्रोजेक्ट इज़ द सेम ऑलमोस्ट। तो मैं 1 acre का प्रोजेक्ट करूँगा ही नहीं, मैं 5 acres का करूँगा, पर मैं एकदम अच्छा बढ़िया सा करूँगा। उसके वजह से उनका जो प्रोजेक्ट साइज़ होता है वो बड़ा है। यहाँ पे जैसे 1 acre प्राइस क्या होगा? देखिए लोकेशन है, पर अगर आप देखोगे सबसे महंगा कामाइकल रोड, जो अल्टमाउंट रोड जहाँ पे अंबानी साहब वो सब रहते हैं, वहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट 1 acre वुड हैव गॉन फॉर क्लोज टू व्हाट 500 crores 600 crores। देखिए लैंड रेट्स पे आप मुंबई का मुकाबला नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी रेट्स में आप मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई का एक इनहेरेंट अपील जो है डायनामिक्स का, हाई पॉपुलेशन, लो लैंड एरिया, डेंसिटी। बट अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोगों को
80-90 करोड़ बिल्डर देने के लिए तैयार हैं 1 एकड़ के, ठीक है, और लोग बेच नहीं रहे क्योंकि उनको पता है कि कल कोई 100 करोड़ भी देगा। देखिए मतलब 100 करोड़ द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे तो झील है वो नजफगढ़ वाली वहाँ तो ये अल्टामाउंट रोड जो आप कह रहे हो, ये तो चलो समंदर तो है पास में, वो झील है जो सड़ती रहती है ज़्यादातर टाइम। तो ये रेट अगर आप मुझे अगर गेस करना है ना, एग्जैक्ट प्लॉट, हर प्लॉट डिफरेंट होता है, पर इन माय व्यू ये सब जो रेट्स है ना ज़्यादातर सस्टेन नहीं करेंगे। ठीक है, 80-90 करोड़ पर एकड़ ना, फॉर द प्राइस पॉइंट अगर कोई वहाँ पे देख रहा है, बिल्डर विल नॉट बी एबल टू रिकवर। ठीक है, अभी आई थिंक क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद ना, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो लोग अपने बीच में इतना बात करते हैं ना कि उनका ओपिनियन थोड़े टाइम के बाद उनको लगता है कि वो फैक्ट है। हर जन एक ही चीज़ बोल रहा है, अरे अरियन जी मार्केट क्या तेज़ी में चल रहा है, सब एनआरआईज को यहाँ पे ही डालना है पैसा, यहाँ पे गुड़गांव वन वे है, दिल्ली के सब लोग दिल्ली छोड़ के गुड़गांव ही आ रहे हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनी सब यहाँ पे ही करेंगे ऑफिस। तो ये सब सुनने के बाद ना लोग सोचते हैं कि ये तो हाँ, ये तो होना ही है, पर अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट डज नॉट वर्क दैट वे। इवेंचुअली आप वो लैंड खरीदोगे, उसके बाद आपको बेचना भी है ना वो फ्लैट। बट मैं इसलिए भी पूछा ये क्वेश्चन क्योंकि कई, जो मुझे लगता है कि भाई अगर आप 100 करोड़ का 1 एकड़ ले रहे हो, और जो गुड़गांव का नॉर्मल है कि भाई 10 एकड़ तो होना ही चाहिए जो साइज़ है, तो मतलब 1000 करोड़ तो आपका ये एक्विजिशन का ही हो गया। तो उसके बाद फिर आप बनाना शुरू करो तो उसमें अलग से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो आप जो पर, और फिर लोगों को डेंसिटी भी कम चाहिए, लग्जरी होना है तो डेंसिटी कम चाहिए, और उतना ही भव्य क्लब हाउस और ये सब फैसिलिटीज़ होने चाहिए। तो मतलब वो सब देख के तो फिर आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि हाई लैंड प्राइस है तो इसलिए आप हाई अपार्टमेंट कॉस्ट भी होगा। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए आप जस्टिफाई कर सकते हो, पर आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। बायर आपको सिंपल चीज़ पूछेगा कि बॉस आपने लैंड कॉस्ट का क्या, जो भी कॉस्ट है, आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी है, क्लब हाउस जो भी है, मेरा बजट यही है। ठीक है, अगर एयरलाइन के पास जाते हो, एयरलाइन अपना रेट कर देता है 15,000 रुपये मुंबई टू दिल्ली। अगर ज़्यादातर लोग के पास पैसा नहीं है तो नहीं खरीदेगा टिकट। सेम चीज़ रियल एस्टेट में होता है। लोगों को लगता है कि मैं अगर ये कहानी बनाऊंगा ना बायर को कि मेरा लैंड कॉस्ट इतना है, मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतना है, मेरा गवर्नमेंट चार्जेस इतना है, तो ये तो मेरा ब्रेक इवन है, यू हैव टू पे मी दैट। एंड उनको लगता है कि बायर वो पॉइंट से समझेगा, हाँ वो तेरा कॉस्ट है तो मुझे तो इतना देना पड़ेगा। अरे भाई वो तो जितना होगा उसके पास उतना ही देगा। मतलब अगर हम लोग, आप और मैं अगर आज एक रेस्टोरेंट चालू करेंगे, हम लोग रेंट डालेंगे 5 लाख रुपए पर महीना, सोचे कांटो रोड पे, ठीक है, वो 5 लाख हम लोग अब एक डिश ऑफर करेंगे लोग को, ठीक है, 500 रुपीज़ फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ वॉट एवर क्रेप या बर्गर या जो भी है, ठीक है। बाहर आके देखेगा 500 रुपये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। हम लोग जाके बोलेंगे अरे नहीं सर, मेरा तो रेंटल कॉस्ट इतना है, लेबर इतना है, गवर्नमेंट चार्जेस इतने हैं, इतना तो मेरा बनता है, मुझे दो। वो बोलेगा भाड़ में जा यार, मुझे नहीं, 500 रुपीज़ इधर मेरे बजट में नहीं है, या आई डोंट सी इट्स वैल्यू फॉर मनी, मुझे नहीं लेना। एंड जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो बेसिकली एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल दैट सेम छोटा सा बर्गर 500 रुपये में। वही तो अभी अगला स्टेप वो होगा कि बिल्डर अपने वो कहानी देगा कि ये सब रेट्स इतने हैं तो इतना तो मिनिमम प्राइस होना चाहिए। बायर बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है भाई, ठीक है छोड़ दे, सेल्स विल ड्रॉप। फिर एक तीसरा नेक्स्ट स्टेप वो होगा, बिल्डर जब लॉन्च करेगा, ठीक है बॉस ये बड़े यूनिट्स नहीं जा रहे, क्या करना पड़ेगा, लेट्स मेक टिकट साइज अफोर्डेबल, घर के साइज छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो पर स्क्वायर फीट रेट में इतना फ़र्क नहीं आएगा, वो थोड़ा पर स्क्वायर फीट रेट को थोड़ा कम कर देगा, शायद से 10-15%, पर साइज ऑफ होम को 20% कम कर देगा, तो टिकट साइज विल बिकम 30% लोअर। फिर वो थोड़ा अफोर्डेबल हो जाएगा। अगर वो भी नहीं हुआ, फिर वो जाके, जैसे हर बिल्डर का फॉर्मूला होता है, वो जाके गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई सर गलती हो गई, पर हम आपको इतना सपोर्ट करते हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए। और हर सिटी गवर्नमेंट का एक ही फॉर्मूला होता है एक बिल्डर को सपोर्ट करने का, वो जिसका वर्ड है FSI। वो बिल्डर को बोलेगा ठीक है, अब पहले आप यहाँ पे 20 माले की बिल्डिंग कर सकते थे, एक साइन के बाद ये 20 माले का बिल्डिंग अभी 25 माले बन सकता है,
5 और फ्लोर बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उसके पास और माल होगा बेचने के लिए और वो पैसा बना लेगा। खेल यही है। तो हम शुरुआत में ही ऐसा क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि अगर मैं 10 साल पहले यहाँ पे आया था मुंबई में, और सारी बिल्डिंग जो थी, किसी भी एरिया में चले जाओ, इतनी सारी पुरानी बिल्डिंग्स थी, और आज मैं आ रहा हूँ जैसे 10 साल बाद, तो बहुत चेंज मेरे को देखने को मिल रहा है। बहुत शानदार शानदार नई बिल्डिंग्स एकदम से पता नहीं कहाँ से आ गई, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एक पॉलिसी जो FSI बढ़ाया या रीडेवलपमेंट का परमिशन दे दिया, उसके बाद गवर्नमेंट का एफिशिएंसी और करप्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बट एक पॉलिसी से अगर ये हो सकता है, तो बेसिकली हम जो भी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो दो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका कोजेज़ हैं। जैसे एक तो इनएफिशिएंसी, ऑफ कोर्स कंबाइंड विद गवर्नमेंट रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड करप्शन, ये दो मेजर इश्यूज हैं। और उसमें से जैसे आपने एक कर दिया तो मुंबई का पूरा फसाड ही चेंज हो रहा है। देखिए मुंबई का जैसे इसलिए काफ़ी लोग जो आपका भी शो देखेंगे मुंबई में, ये शॉक हो जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूँ। देखिए मुंबई बिल्डर्स ज़्यादातर बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, क्योंकि सबको नाम बनाना है और सबको लिस्टिंग करना है, और सब लोग ने वो बेनिफिट देखा है कि अगर आप रेपुटेशन बना लो ना तो आपको पैसा भी बनता है और रिस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। तो दे विल, मतलब फॉर एवरेज मुंबई बिल्डर, वो अपना कंस्ट्रक्शन स्पीड ना कभी स्लो अभी होने ही नहीं देगा, अनलेस वॉर आ जाए, जैसे ईरान टाइल्स वाइल्स का इशू हो जाए, फिर बात अलग है। पर वो बहुत फोकस हो गए कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के स्पीड पे ही सेल्स निर्भर है, ठीक है। गुड़गांव में देखिए, मैं अभी तो आया नहीं उस 1 साल में, पर मैं हैरान हूँ कि इतना स्लो कंस्ट्रक्शन फॉर मोस्ट प्रोजेक्ट्स। आपको जो भी एक्सक्यूज डालना है, NGT बैन, मानसून, बट ये सच भी है, क्योंकि अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में रह रहा हूँ वहाँ पे नवंबर का आधा, दिसंबर, जनवरी और लगभग फरवरी, 4 महीने तो बंद रहा कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो अगर आप 4 महीने बोल रहे हैं गुड़गांव में बंद है, ठीक है, या दिल्ली में बंद है, मुंबई में मानसून 3-4 महीने रहते हैं, ठीक है, भारी मानसून्स, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। अच्छा। तो आपका जो NGT है इस मुंबई का मानसून, आपका जो विंटर है इस मुंबई का मानसून। गुड़गांव विंटर स्लो डाउन इज लाइक द मुंबई मानसून स्लो डाउन। मतलब इतना 3-4 महीने का तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा, ठीक है, कितना बारिश इतनी होती है यहाँ पे। हाँ, जून, जुलाई, अगस्त इज वेरी हैवी, ठीक है। तो इवन इफ इट इज नॉट दैट, ठीक है, मुंबई कंस्ट्रक्शन फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है, वी डू 2x द ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज द हाइट ऑफ एन एवरेज गुड़गांव बिल्डिंग। हाँ, बट एक जैसे अगर आपको मान लो 20 बनानी है, 20-30 का एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 20 बिल्डिंग अलग अलग खड़ी करनी है, और आपको 1-2 बिल्डिंग बनाना है, तो ऑफकोर्स 2 बिल्डिंग बनाना बेशक वो उतना ही क्वांटिटी कर रहा है, बट डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए ना, वो तो आसान होना चाहिए ना। नहीं, देखिए एक ही जगह पे बड़ी बिल्डिंग बनाना इज ईजियर, राइट? नहीं, इट इज टफर, आई टेल यू व्हाई। हाँ, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टॉलर ना, यू हैव टू गो स्ट्रॉन्गर इन अ फाउंडेशन, तो यू हैव टू गो डीपर बिलो द सरफेस, ठीक है। आपको अभी आप अगर आप मारेंगे, बहुत से बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जहाँ पे पीपल आर गोइंग 4 to 5 फ्लोर्स बिलो द ग्राउंड फॉर पार्किंग। उस पर एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। उसका रिस्क क्या होता है? फाइंडिंग रॉक। आप खोद रहे हो, ठीक है, इफ यू गो वेरी डाउन, इफ यू फाइंड रॉक, यू हैव टू ब्रेक दैट रॉक, इट इज अननोन, यू कैंट ब्लास्ट इट, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉर्म्स। दैट इटसेल्फ, अगर आपने रॉक डिस्कवर किया, आपको अनुमान लगाना है कि 6 महीने से 1 साल आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। अच्छा, और ये कॉमन एस्पेक्ट है, कॉमन चीज़ होता है, क्योंकि सबको अभी डीप जाना ही पड़ रहा है ना। क्योंकि अगर मैं इतना ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं, ये रॉक वाला बहुत इशू है क्या यहाँ? बहुत कॉमन है। काफ़ी बिल्डर्स तो बोल ही देते हैं कि अगर बेसमेंट का रिक्वायरमेंट है, मैं ये प्रोजेक्ट उठाऊंगा ही नहीं। अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क है ना, इट इज़ अननोन। पहले के टाइम पे आप सोचिए, आप कोई मुंबई या गुड़गांव या बैंगलोर बिल्डर से बात करिए, पहले के टाइम पे एक 6-7 माले की बिल्डिंग 1 साल में बन जाती थी। 70s की बात, 1970s की बात बोल रहा हूँ, जब इतना ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, प्रोफेशनलाइज नहीं था।
क्योंकि इट्स ईजी टू डू 6 फ्लोर 7 फ्लोर 10 फ्लोर 20 फ्लोर बिल्डिंग्स. सच बोलूंगा तो डूइंग 20 फ्लोर बिल्डिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इंजीनियरिंग टैलेंट एज सच. The real engineering challenge comes when you're doing 40 floors, 50 floors, 60 floors, 70 floors. Because you're going that high, your foundation, your elevators, vertical transportation, your parking, your full alignment. वो एक engineering challenge है, ठीक है. तो ये जो चीज़ है ना, NGT ये सब बहाने हैं, सब बहाने. मैं देखा आपका पॉडकास्ट पे ये इतने लोग कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं ना, मतलब दे टेक प्राइड इन द फैक्ट कि कंस्ट्रक्शन इज स्लो. मैं तो हैरान हूँ, हाउ कैन यू टेक प्राइड इन द फैक्ट कि हाँ इसके पास तो 6 साल है बनाने के लिए. कंपल्शन है, मतलब इट्स नॉट अ प्राइड वाला थिंग, बट जस्ट जस्टिफिकेशन. और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका द डिफरेंस व्हाई इट कैन वर्क इन NCR वर्सेस मुंबई, क्योंकि मुंबई इज एंड यूजर मार्केट, तो उसको घर जल्दी चाहिए. NCR इज अ ट्रेडर मार्केट, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए टू फ्लिप दैट सेल, टू फ्लिप दैट हाउस, या टू स्टेबलाइज. कि जब मैंने इन्वेस्ट किया है और जब मैं उसको एंड यूज़र तक दूंगा, या तब तक 4-5 साल में कुछ ना कुछ तो, अगर डाउन टर्न भी चल रहा है तो फिर से कुछ ना कुछ इतने लोग तो आ ही जाएंगे मार्केट में कि कोई ना कोई ले ही लेगा. बिल्कुल. तो फंडामेंटल जो दोनों मार्केट का काफ़ी, अगर आप बैंगलोर में जाएंगे ना, दे टेल यू बाय बट यू कांट सेल टिल पोजेशन, ठीक है. वो ट्रेडिंग कल्चर काफ़ी कम है, ठीक है. मुंबई हैज़ ऑलमोस्ट स्टॉप्ड इट फुल्ली. गुड़गांव इज़ वेरी रैम्पेंट. बट द फंडामेंटल इथॉस जो होता है कि एक जल्दी कंस्ट्रक्शन क्यों करता है और एक स्लो कंस्ट्रक्शन क्यों करता है, क्योंकि इसका टारगेट बायर में बहुत फ़र्क है. मुंबई का बायर उसको घर में रहना है, तू भाई जल्दी से बना, मुझे घर में रहना है. वो घर इंसेंटिव का खेल है बेसिकली. वहाँ पे इंसेंटिव है बनाना जल्दी है, वहाँ पे इंसेंटिव है डिले करो. बिल्कुल. ओके ठीक है. आप एक्सेप्शन लोग बोल देंगे, ठीक है. DLF आर्बर जो मैंने देखा था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड अच्छा था, ठीक है. आई थिंक एक M3M का प्रोजेक्ट भी मैंने देखा था, कंस्ट्रक्शन स्पीड वाज डिसेंट. इवन आई थिंक वो शोभा वाला 108 सेक्टर वो भी, पर अगर मैं टाइम से पहले डिलीवर कर रहे हैं. पर अगर हाँ, नहीं, शोभा का ऑपरेटिंग मॉडल बहुत अलग है. ही डज ऑलमोस्ट लाइक अ फैक्ट्री. अच्छा. वो फैक्ट्री में प्रीकास्ट उनका यूनिट है, वो जस्ट असेंबल करते हैं अभी. तो इट्स अ मॉडल विच इज़ वर्थ स्टार्टिंग इन माई व्यू. बट ज़्यादातर मैं अगर देखूंगा ना, 23 में तो हर 3 महीने आपके शहर में से तो वो हेडलाइन आती थी, फुली सोल्ड आउट ऑन डे 1 या डे 5 या डे 3 या डे 7 जो भी है. अगर आपने बेचा है देन योर कंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी फास्ट. पैसा तो आ गया ना. अगर कंस्ट्रक्शन फास्ट नहीं है मतलब तूने सेल किया है पर पैसा नहीं आया. अब इनकी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उस पर थोड़ा, क्योंकि ये सारे इश्यूज वही है, गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसीज़ हैं, इनएफिशिएंसीज जो हैं मार्केट में, और उसका कारण जो है करप्शंस. तो इसके ऊपर बात करते हैं. लार्जर जो इश्यूज हैं ये, इनका कैसे ये मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं और कैसे रहते हैं, क्योंकि आप ये दिन पे दिन देख रहे हो, ऑन ग्राउंड आप देखते हो कि ये किस तरीके से जो पॉलिसीज़ हैं, गलत पॉलिसीज़ हैं वो, और जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो करप्शन है ग्राउंड पे, वो आम आदमी का जो खून चूसा जा रहा है रियल एस्टेट में, उसको कैसे वो इम्पैक्ट करता है. रियल एस्टेट में वो एक्स फैक्टर इज करप्शन, ठीक है. वाइल माई पॉलिटिकल प्रेफरेंस माइट बी टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेयर, ये चीज़ मुझे कोई डाउट नहीं है कि करप्शन इन एटलीस्ट मुंबई रियल एस्टेट इज एट एन ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई. अच्छा. और इसका कारण यह है कि जब 10 में से 10 बिल्डर आपको सेम ही चीज़ बोल रहे हैं, मतलब वो एक फैक्ट है. क्या बोल रहे हैं ये लोग? कि करप्शन हैज़ गॉन अप 4 times, 5 times, 6 times, 7 times. ब्राइब्स. 2014 में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पे वो रिपोर्टर ने हर स्लैब का ब्राइब रेट कार्ड दिया था. तो ये ब्राइब देनी किसको पड़ती है, क्या रेट होता है, थोड़ा समझाओ. देना तो ज़्यादातर एवरी गवर्नमेंट एजेंसी को है. वो आर्टिकल मेरे को अगर याद है तो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ BMC, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई. अच्छा, अलग अलग क्लियरेंस वगैरह सारा हर एक चीज़ पे. ठीक है. वो अब मैं अगर अप्लाई करूँ बेस्ड ऑन व्हाट बिल्डर्स टेल मी, ठीक है, उस पर थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि कोई बोलते हैं कि ब्राइब्स हैव गॉन अप 4 times, कोई बोलता है 7 times. पर मुझे लग रहा है कि एट दिस पॉइंट
आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द कॉस्ट ऑफ करप्शन, जो ब्राइब का कॉस्ट है, कुड बी ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जो नॉट लॉन्ग बैक होता था 300-400 रुपये पर स्क्वायर फीट। अच्छा, इतना ज़्यादा? मतलब ये तो 5 गुना ही हो गया फिर। देखिए, कई बिल्डर मुझे बोलते भी है कि इट्स बिकम 3-4 thousand रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। वो मुझे मानना थोड़ा आई डोंट नो, क्योंकि काफ़ी बार नहीं, बिल्डर्स डिपेंड करता होगा ना। जैसे अगर आप मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑलरेडी सपोर्टर हो तो शायद आपसे थोड़ा कम चार्ज करते हो। अगर आप नॉन हो कि आप फलाना पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हो या उनके ज़्यादा समर्थक हो, तो ऑब्वियसली आपका रेट 3000 पर स्क्वायर फीट भी हो सकता है। देखिए, हो सकता है। तो इस पर एक प्रिसाइज नंबर डालना काफ़ी मुश्किल है, पर बड़ा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि ये इन अ वे ना, अगर रियल एस्टेट वो एक्स फैक्टर विच कैन स्टॉप द फॉल इन होम प्राइसेस इज़ ओनली करप्शन। अगर आपका गट कॉल है कि करप्शन विल कम डाउन, मार्केट विल क्रैक। ज़्यादा करप्शन सो ज़्यादा होम प्राइस, इन अ डायरेक्ट कोरिलेशन। लेस करप्शन, द प्राइस विल कम डाउन। ओके, तो अभी बस हमको ये देखना है कि करप्शन अगर बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, तब मुझे लगता है कि वो होम प्राइस को सपोर्ट दे पाएगा, क्योंकि बहुत सा जो करप्ट मनी है, रियल एस्टेट प्रेफर्ड रूट होता है, क्योंकि एक टाइम पे बड़ा कैपिटल डिप्लॉय हो सकता है। आप 500 करोड़ एक टाइम पे कर सकते हो, और वो ज़्यादातर लग्जरी प्रोजेक्ट्स में जाता है जो Tier 2 Tier 3 बिल्डर्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो Tier 2 Tier 3 बिल्डर, उसको पैसा तो चाहिए, वो अरेंजमेंट कर देता है, कैश चेक, वो फ्लेक्सिबल है, आई पुट इट दैट वे। ठीक है, तो वो बहुत एक प्रेफर्ड प्लेयर हो गया है। अच्छा, Tier 2 Tier 3 प्लेयर जो है Tier 1 के लिए भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बट उनका थोड़ा लिमिटेशन इसलिए भी है क्योंकि या तो लिस्टेड है तो वहाँ पे शेयर होल्डर को भी करना है ये वो। ओके, तो वो एक एक्स फैक्टर है कि अगर करप्शन बढ़ जाएगा ना, और भी बढ़ जाएगा, तो होम प्राइस विल नॉट बी अफोर्डेबल। जब हम लोग इराक के बारे में बात करते हैं, हमारे माइंड में क्या आता है? टेररिज्म, वायलेंस, केओस। आपको पता है उनकी कैपिटल सिटी बगदाद, थोड़े पॉकेट्स वहाँ पे बगदाद में, दे आर मोर एक्सपेंसिव देन मुंबई, देन दुबई, देन लंदन। करप्शन की वजह से। करप्शन, क्योंकि वहाँ पे हर साल, ठीक है, करीबन 30 to 35 बिलियन डॉलर्स चोरी होती है, और उनको पैसा पार्क करना है। ज़्यादातर लोगों अभी सीख गए हैं मिडल ईस्ट में कि पार्क द मनी इनसाइड द कंट्री, क्योंकि अमेरिका कभी भी कुछ सैंक्शंस लगा देता है तो उनके फॉरेन बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो लोग सीख गए हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर ऐसी चीज़ है तो लेट्स पार्क द मनी विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री इट बिकम्स रियल एस्टेट, विद इन रियल एस्टेट इट बिकम्स बगदाद, क्योंकि विद इन इराक बगदाद थोड़ा कम अनसेफ है, वहाँ पे हर रोज बॉम्ब्स नहीं गिर रहे, तो सब पैसा वहाँ पे जाता है और उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, फंडामेंटल क्या है? बगदाद का कोई फंडामेंटल नहीं है ना। ज़मीन ठीक है, ज़्यादा ज़मीन की शॉर्टेज नहीं है, पॉपुलेशन इतनी नहीं है, इकोनॉमी बूम नहीं हो रही, तो प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये एक्स फैक्टर है। और सोचिए, एक देश जहाँ पे एनुअल बजट है करीबन $150 बिलियन, ठीक है, लेकिन चोरी होती है करीबन $35 बिलियन। सो 20 to 25% ऑफ द मनी, देश का बजट चोरी में जा रहा है। अच्छा, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं जो आपने कहा कि मुंबई में 1500 पर स्क्वायर फीट है। अगर ये थ्योरी हम गुड़गांव पे लगाएं, अगर आप देखें तो सभी पॉलिटिशियन, सभी पार्टी के लिए मतलब एक गुड़गांव है, थोड़ा सा नोएडा है। अगर हम वो एंड यूज़र मार्केट के हिसाब से ना देखें कि भाई पूरे नॉर्थ इंडिया के पास यही एक सिटी है और सारे लोग इसलिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्राइस बढ़ रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन
सारे नेता जो कैश काउ है सभी के लिए, सभी पार्टियों के लिए, और खासकर रूलिंग पार्टीज जो भी हैं उस स्टेट्स में या आसपास की स्टेट्स में, उनके लिए तो गुड़गांव ही है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि गुड़गांव में जो करप्शन है वो 1500 स्क्वायर फीट की बजाय 5000 पर स्क्वायर फीट हो? नॉट इन द टर्म्स की परमिशंस, जैसे बीएमसी में अलग अलग परमिशंस है, शायद परमिशंस का उतना खेल वहाँ पे नहीं है, बट इनडायरेक्टली कि भाई 500 करोड़ पार्टी फंड में डालो, या मुझे कैश में दो इलेक्शन में, इस फलाना इलेक्शन में 1000 करोड़ मुझे दो, इससे हर बिल्डर से ऐसा लिया जा रहा हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने कहानियाँ सुनी है कि फलाना बिल्डर ने 1000 करोड़ रुपए दिए, फलाना बिल्डर ने 500 करोड़ रुपए दिए इस पार्टी को। तो ये एक्सटोर्शन भी चल रहा है बहुत बड़े स्केल पे। तो ये भी तो एक कारण हो सकता है कि ये बढ़ाया जा रहा है। देखिए, मैंने कहानी है जैसे आप कह रहे हैं, ये पॉसिबल है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ये खेल एटलीस्ट एनसीआर में, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, और आई कुड बी रॉन्ग, ज़्यादा ये मनी जा रहा है लैंड में। ठीक है, तो इट इज़ नॉट गोइंग इन अपार्टमेंट्स। ठीक है, तो लैंड के रेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि लैंड में तो वैसे ही देयर इज़ अ लॉट ऑफ ईज इन यूजिंग ब्लैक मनी। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा डाउट नहीं है कि लैंड में ऑलरेडी जा रहा है। क्वेश्चन है कि अगर और बढ़ रहा है तो वो और गुड़गांव में जाएगा या गुड़गांव के पास के एरियाज़ में, क्योंकि वो एक बार बेंचमार्क सेट हो जाता है ना। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि ठीक है, आपने पैसा तो डाल दिया गुड़गांव में ज़मीन में, उसके बाद आपको ज़मीन तो बेचना तो है ना। वो आपको बेचना है बिल्डर को। ठीक है, ये बूम टाइम में बिल्डर एक्साइट होकर वो ज़मीन खरीद भी लेगा एक हाई रेट पे, पर 1-2 साल के बाद उसको मार्केट की रियलिटी पता चल जाएगी, वो नहीं कर पाएगा, तो वो खरीदेगा नहीं। तो ये आई थिंक जो एडवाइसर्स भी उनके होंगे, मुझे ये फॉर्मल, ये मॉडस ऑपरेंडी जो नॉर्थ इंडिया का, आई डोंट नो दैट वेल टू बी ऑनेस्ट, बट मैं बस सोच रहा हूँ कि उनके एडवाइसर्स भी होंगे जो बोल रहे होंगे कि अगला जो शहर है जो शायद से बढ़ेगा, वो गुड़गांव की ज़मीन नहीं है, वो कोई नोएडा के आगे है, या एयरपोर्ट के पास में है, या फरीदाबाद में, या गाज़ियाबाद में, और वहाँ पे पैसा डालेंगे। तो वो हो सकता है। देखिए, अगर बस आपको अगर वो पता चल जाएगा कि कितना स्केल ऑफ करप्शन है, दैट इंडिकेटर है लैंड प्राइसेस के ऊपर, वो इम्पैक्ट हो ही जाएगा। अपार्टमेंट प्राइसेस पे इतना नहीं, पर लैंड प्राइसेस पे हो जाएगा। यहाँ पे जो कैश कंपोनेंट है, जैसे मैं गुड़गांव के में बहुत नॉर्मल है कि भाई अगर आपका जो मार्केट रेट है वो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो आप जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो पेपर पे, वो 5-6 हज़ार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, क्योंकि वो सर्कल रेट उतना है। अभी थोड़े बढ़ाए हैं, बट वो उतना ही बढ़ जाएगा। बट मार्केट रेट और उसमें बहुत नॉर्मल है कि 5 से 10 हज़ार पर स्क्वायर फीट का अंतर है। तो इतना वो कैश में ही डीलिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें अलग हैं, या वैसा ही कैश कंपोनेंट उतना ही है यहाँ पे? नहीं, अलग है। यहाँ पे मुंबई में अगर आज मैं इतनी अच्छी चीज़ें बात कर रहा हूँ मुंबई रियल एस्टेट के बारे में, बिल्डर शॉक हो जाएंगे। देखिए, मुंबई में कैश का कंपोनेंट बहुत कम हो गया है। अच्छा, बहुत कम। ठीक है, टॉप बिल्डर्स को जो लिस्टेड है उनको वाइट रेवेन्यूज़ दिखाना है अपने बुक्स में, तो कैश निकल जाता है, क्योंकि वो देख रहे हैं गेन ज़्यादा है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन में। ठीक है, तो अगर 100 करोड़ का डील है, मुझे 100 करोड़ कैश चेक में ही चाहिए, क्योंकि मुझे दिखाना है 100 करोड़ रेवेन्यूज़, क्योंकि वो 100 करोड़ रेवेन्यूज़ की वजह से मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो सर्कल रेट या रेडी रेकनर रेट जो बोलते हैं, वो इट इज़ क्लोज टू मार्केट रेट। क्योंकि एक चीज़ हम लोग ने अच्छी की है मुंबई ने, कि हम लोग का जो वो बड़ा गैप जो है ना सर्कल रेट और मार्केट रेट में, वी हैव रिमूव दैट टू अ लार्ज एक्सटेंट। कई जगह में आप मानेंगे नहीं कि सर्कल रेट इज मोर देन द मार्केट रेट। तो ये एक और एग्जांपल है जहाँ पे अच्छी पॉलिसी की वजह से करप्शन कम हो जाता है, ब्लैक मनी कम हो जाती है। तो ये तो सब जगह ही होना चाहिए कि भाई इट शुड बी कंटिन्यूस। अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग खुश हो रहे हैं कि भाई सर्कल रेट गुड़गांव में बढ़ गया है, बट अभी भी गैप देखो ना आप, मार्केट रेट और सर्कल रेट में बहुत है, और उसकी वजह से सारा कैश में धंधा हो रहा है अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अगर आप सर्कल रेट्स और मार्केट रेट में ना ज़्यादा फर्क होना ही नहीं चाहिए।
10% 15% हियर एंड देयर, क्योंकि वो वैसे भी हर प्रोडक्ट में उतना फ़र्क होता ही है एक लोकेशन में। एक बिल्डिंग का रेट 30,000 है, दूसरे रेट का 25,000 है बाजू में, क्योंकि वो बिल्डिंग में एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ है। तो रेडी रेकनर राइजिंग, बहुत से लोग पता नहीं हेडलाइंस भी जब लोग लिखते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि ये ऐसा माहौल बनाते हैं कि रेडी सर्कल रेट राइजिंग मीन्स होम प्राइसेस फॉर द बायर विल राइज। दैट डज नॉट मीन इट विल राइज फॉर द होम बायर। फॉर द होम बायर पहले फ़र्क ये था कि अगर मैं 3 करोड़ का घर था, मैं 2 करोड़ आई वॉज डूइंग इन चेक, 1 करोड़ आई एम डूइंग इन कैश, द रेट विल रिमेन 3 करोड़ ओनली इन आफ्टर सर्कल रेट। जस्ट दैट 2 करोड़ जो चेक में था दैट विल बिकम 2.7 करोड़। तो ये काफ़ी एक अफवाह ही है कि सर्कल रेट्स राइजिंग मतलब इट इम्पैक्ट्स द होम बायर। इट डज नॉट इम्पैक्ट द होम बायर, इट इम्पैक्ट्स द होम बायर इफ इट डज ओनली पॉजिटिवली। एक ज़्यादा क्लीन मार्केट हो जाता है, बहुत फॉर्मल मार्केट होता है। गुड़गांव शुड रेज सर्कल रेट्स नेक्स्ट ईयर, द ईयर आफ्टर दैट एंड द ईयर आफ्टर दैट ऑल्सो, ब्रिंग इट वेरी क्लोज टू मार्केट रेट। बट इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे जो आम लोग हैं उनको नहीं पता होगा सर्कल रेट क्यों करते हैं भाई, क्यों, क्या इसका रीजनिंग क्या है? क्योंकि सर्कल रेट आप डिटरमिन करता है कि आप कितना स्टैम्प ड्यूटी दोगे। तो अगर सोचिए 2 करोड़ का घर है और 2 करोड़ पूरा चेक में, स्टैम्प ड्यूटी है 5%, तो आप देंगे 10 लाख रुपीज़। 2 करोड़ का 5% इज 10 लाख। लेकिन अगर रेडी रेकनर रेट या सर्कल रेट 2 करोड़ नहीं है, अगर से 1 करोड़ है, एग्जाम्पल के दौर पे बोल रहा हूँ, तो एक बायर क्या करेगा, बोलेगा सर मैं आपको 1 करोड़ चेक में देता हूँ, 1 करोड़ कैश में देता हूँ। तो अभी स्टैम्प ड्यूटी किस पे जाएगा? आधा हो गया मेरा स्टैम्प ड्यूटी का बर्डन। तो स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख से 5 लाख हो गया। तो वो एक चीज़ है। ज़्यादातर अभी रीसेल मार्केट पे कैश कंपोनेंट मुंबई में है, वो भी नॉट इन अ बिग वे। ये वन ऑफ मुंबई रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। फॉर्मलाइज जितना हो जाएगा ना, फिर देखिए एक बार मार्केट ज़्यादा फॉर्मल होता है ना, फिर वो बार्गेनिंग पावर बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ बिल्डर ना गोज इन फेवर ऑफ द बिल्डर। क्योंकि वो पॉलिटिशियन या जो ऑफिसर है जिसके पास ब्लैक मनी है, वो भी जानता है कि बॉस अगर मुझे अपना पैसा सेफ रखना है, देयर आर ओनली फ्यू पीपल आई कैन गिव इट टू। जिसको मैं पैसा दूंगा वो घर बनाएंगे, वो बेचेंगे, कंप्लीट करेंगे। मैं दे सकता हूँ एक छोटे मोटे आदमी को, बिल्डर को, पर वो पैसे का वो अगर अटक गया तो इन वन वे, जैसे 2012 के पहले ना मुंबई में एक पूरा खेल था बैल्कनीज का, फ्लावर बेड्स का। वो एक स्कैम ही था। अच्छा। क्या था कि बिल्डर आके बोलता था म्यूनसिपैलिटी को, मैं 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहा हूँ, परमिशन 1000 स्क्वायर फीट का है, पर वो अरिहंत को आके बोलता था कि सर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का नहीं है, 1500 स्क्वायर फीट का है, ये 500 स्क्वायर फीट बैल्कनी है, आपके सामने देख सकते हो आप प्लान में, ठीक है। उसको मिलती भी थी, ठीक है। तो क्या होता था उसमें, म्यूनसिपैलिटी के लिए वो घर है 1000 स्क्वायर फीट, बायर और सेलर के लिए ये घर है 1500 स्क्वायर फीट। मिसमैच हुआ। पर ये मैं कैसे कर सकता हूँ ये खेल, 1000 स्क्वायर फीट और 1500 स्क्वायर फीट का? मेरा सेटिंग होता है, ठीक है। और सेटिंग में कौन गेन करता है? जिसके पास कनेक्शंस है। तब जो सबसे बड़ा खिलाड़ी वो होता है जिसके पास वो पावर है टू मेक श्योर कि वो सबको खुश रख के वो 1500 स्क्वायर फीट कर सकता है। कैसे? वो उसमें परमिशन चाहिए ना। अच्छा। और वो फ्लावर बेड का इट यूज टू बी आउट ऑफ एफएसआई। एफएसआई अलाउड यू 1000 स्क्वायर फीट, आउटसाइड एफएसआई वाज 500 स्क्वायर फीट, ठीक है। पर वो एक डिस्क्रिशनरी पावर था। अच्छा, वो किसी किसी को मिलता था। हाँ, तो अगर अरिहंत एक बिल्डर है, उसको मिलेगा 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा, विशाल जाएगा उसको मिलेगा 500 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा। तो मैं कैलकुलेशन करके बैठा हूँ कि मेरे को तो 1500 स्क्वायर फीट का पैसा मिलेगा बाहर से, तो मैं ज़मीन का रेट अगर ज़्यादा भी दूंगा ना, मैं रिकवर कर पाऊंगा। उस पर क्या होता है कि फिर थोड़े लोग ज़्यादा बड़े लैंड ओनर्स हो जाते हैं। तब खेल ब्रांड का नहीं है, प्रोडक्ट का नहीं है, बायर का नहीं है, सिर्फ एफएसआई मैनेजमेंट का है।
सो इट्स बेसिकली जो ओपेक पॉलिसीज़ हैं उसी का गेम करके जिनको आता है वो, जिनके कनेक्शंस हैं वो है। तो ये हाउ डू वी सॉल्व ऑल दिस, लाइक मतलब अगर आप देखो ये जो इनएफिशिएंसी, करप्शन, बैड पॉलिसीज़, अब जैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमको पता है कि इसने ये बेचा, इस टाइम पे बेचा, एंड इट्स ऑल क्लियर इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, हर एक ट्रांजैक्शन हमारी आंखों के सामने हो रही होती है। हाँ, ये रियल एस्टेट में क्यों नहीं कर सकते कि भाई ये प्लॉट है, यहाँ इसका ये नंबर है, और वो कंप्यूटर पे दिखना चाहिए कि ये लास्ट ट्रांजैक्शन इतने की हुई है, अभी इतने की हुई है, इस पे इतनी स्टैम्प ड्यूटी है। गवर्नमेंट को ही नहीं पता है, हमको तो छोड़ ही दो। मतलब ये इतना इतना ओपेक सिस्टम कैसे हम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको? देखिए, ओपेक सिस्टम के बहुत बेनिफिट्स हैं थोड़े लोग को, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट हटाना इतना आसान नहीं है। देखिए, सबसे सिंपल फॉर्मूला पता है क्या होगा? अगर 3 फॉर्मूला, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, ठीक है, तो इसमें मैं काफ़ी बार आई हैड ए इवॉल्विंग पोजीशन ऑन दिस, पर मुझे भी लगता है कि फर्स्ट मेक श्योर सर्कल रेट एंड मार्केट रेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सेकेंड स्टेप, जब आप घर बेच रहे हो, ओके, यू रजिस्टर एट द टाइम ऑफ बुकिंग, यू पे स्टैम्प ड्यूटी एट दैट टाइम, नॉट एट पोजेशन। क्योंकि उस टाइम अगर आपने दे दिया ना, आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है 5% एक्स्ट्रा, फिर आप वो ट्रेडर ऑडियंस है ना उसको निकाल देंगे। अभी खेल में क्या है कि ट्रेडर सोचे ही इज बाइंग 10 यूनिट्स, ओके, एंड देर इज इन वे नो ट्रांसफर फी एंड देर इज नो टैक्स ही इज पेइंग टू द गवर्नमेंट। जो भी छोटा मोटा जो असाइनमेंट वो सब चार्ज है तो बात अलग है, बट रियल चार्ज मैं बोल रहा हूँ। तो मैं आई कैन डू इट्स लाइक इट्स थिंक ऑफ इट लाइक जीरोडा डिस्काउंट ब्रोकिंग, राइट? एक ये भी तो कर सकते हैं कि एक आदमी एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है। देखिए, वो प्रैक्टिकल नहीं है इन अ कंट्री लाइक इंडिया। फंडामेंटल राइट्स विल पीपल विल से टू अपोज। अगर आई वांट टू बाय, फंडामेंटल तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि आई वांट टू बाय अ घर, देन माय वाइफ विल वांट टू बाय, माय सिस्टर के नाम पे ले लूंगा, तो वो नहीं, मतलब फैमिली आईडी बना के और करना चाहिए जैसे सिंगापुर में। मतलब या फिर आप ले सकते हो, बट द ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी एक घर पे मान लो कितना है, 5, 7, 7.5 और 10%, राइट? तो उसका आप कर दो 50%, तीसरी प्रॉपर्टी का कर दो 100%। वो बहुत रेडिकल, वो इंटरेस्टिंग आइडिया पर थोड़ा रेडिकल है हमारे मार्केट के लिए। उससे सिंपलर चीज़ मैं बोल रहा हूँ जो मुझे लगता है अटेनेबल है, इज़ यू जस्ट मेक श्योर कि स्टैम्प ड्यूटी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड हैज़ टू बी पेड once 10% of the amount is paid by the buyer, ठीक है? And third, don't allow sale of the unit until possession. तब वो पूरी ट्रेडर ऑडियंस है ना वो हट जाएगी। क्योंकि पता है मुझे 3-4 साल पहले मेरा एक्चुअली ओपिनियन इस पर थोड़ा अलग था, क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट सबको सिखा देता है, और मुझे लगा कि जो NCR का जो क्रैश था, स्टॉल प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से लोग ये ट्रेडर ऑडियंस को एंटरटेन करना बंद कर देंगे। बिल्डर ही सीख जाएंगे कि नहीं करना भाई तेरे को, मैं बेचूंगा सिर्फ जिन लोग के पास पैसा है, स्टेबल मनी है, मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो सेल आउट नहीं करना है, ठीक है? अब आई रियलाइज कि दैट वाज अ रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि जो खेल 2020 के पहले था, 1 साल के बूम टाइम में सब लोग ने वो लेसन्स भूल गए हैं, ठीक है? अभी जब स्कैम आएगा, ठीक है, तब लोग बोलेंगे अरे हाँ ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। उस टाइम पे इट विल बी टू लेट, ठीक है? और देखिए, ये मैं आपको आज वापस से और प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ, अगला 18 महीने में आपको इतने स्कैम्स दिखेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट में, लोग उस टाइम शॉक होकर बोलेंगे अरे यार ये कैसे हुआ, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। जैसे वो 32nd एवेन्यू वाला, तो एक ही प्रॉपर्टी कितने लोगों को बेचती, अभी एंड दैट इज लाइक प्राइम लैंड में किया है उसने। वहाँ पे कोई बॉलीवुड ब्रांड एम्बेसडर भी उसको प्रमोट कर रहे थे। हाँ, देखिए, तो ये सब जो खेल है ना, ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि ये सब एक स्कैम का, आपको एक फंडामेंटल क्या होता है स्कैम का? स्कैम्स होते हैं अच्छे दिन के वक्त में, पर उभरते हैं जब मार्केट डाउन होता है, क्योंकि वो जो रोटेशन होता है ना सबको खुश रखने का,
एक बार वो बंद हो जाता है ना तो कोई ना कोई कंप्लेन कर देता है, ठीक है। और ये मैं आपको एग्जाम्पल, इसमें मेरा आई वुड से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, बट आई एम प्रिवी टू दिस केस, क्योंकि मैं ऐसे वैंटेज पॉइंट पे हूँ कि इतने बायर्स ऑलरेडी अटक गए हैं पर लोग को पता नहीं है, और मैं उनके कम्युनिकेशन लूप में हूँ। तो मुझे पता है स्कैम हो गया है, मैं बस बोल रहा हूँ कि अगले 18 महीने में बहुत से पब्लिक हो जाएंगे। अच्छा, आपके पास ऑलरेडी मेरे नॉलेज पास है। इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि देखिए एक गैप जो है आपके मार्केट में भी, कि कोई रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएटर नहीं है जो प्रो बायर है इन अ वे, और एक्सप्लिसिटली प्रो बायर, ठीक है। दे ऑल प्रो सेलर्स ना। रियल एस्टेट कंटेंट का डायलेमा भी क्या है कि इट्स मोर अबाउट हेल्पिंग अ सेलर सेल अ होम देन हेल्पिंग अ बायर बाय अ होम, ठीक है। तो पिछले 6 महीने में, मतलब शो के बाद मैं आपको थोड़ा अपने फ़ोन और ईमेल दिखा दूंगा कि क्या क्या बातचीत हो रही है, और वो बिल्डर से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि सर ये स्कैम हुआ है, ये स्कैम हुआ है एंड ऑल, पर वो पब्लिक क्यों नहीं कर रहे। उसमें भी आपको साइकोलॉजी और रियल एस्टेट टू अंडरस्टैंड कि वो जानते हैं कि अगर वो स्कैम बाहर आया तो जो उनका पैसा लगा भी है वो भी चला वो भी जाएगा। चला जाएगा। तो वो किसी और बकरे को ढूंढ रहे हैं कि वहां तक निकल जाएं किसी तरीके से। तो रियल एस्टेट का एक ट्रेजेडी है इन टर्म्स ऑफ स्कैम्स कि 10 में से 9 स्कैम पब्लिक होते ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द बायर टू कीप इट हिडन टिल द टाइम ही गेट्स आउट। वो एडजस्ट कर देगा बिल्डर के साथ, बिल्डर ब्लैकमेल कर देगा, देखिए सर अगर आप पब्लिक जाएंगे उसके बाद रेड हो गई, प्रोजेक्ट अटक जाएगा, आपका जो पैसा लगा है वो भी आपको मिलेगा नहीं, बायर डर जाता है। बट कोई ना कोई सरफिरा कभी ना कभी तो होगा ही जो कर देगा एक्सपोज। हाँ, तो ये मैं जो आप कह रहा हूँ, अगला 12-18 महीने में जब भी आप पब्लिश करेंगे, ठीक है, आप देख ये लीजिए, तो जल्दी कर देंगे। आप देख लीजिए, ये हो ही जाएगा। काफ़ी नाम है, और काफ़ी मेरे को, मैं सरप्राइज हूँ ये नाम सुन के, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि वो लिस्ट में होंगे बिल्डर्स। मुझे लगा नहीं। अभी देन इट्स अप टू द बायर। देखिए इसमें मेरा कोई, आई डोंट हैव स्किन इन द गेम। वो मुझसे बस पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है। बट डू यू थिंक कि ये जो इस तरीके के स्कैम जो बाहर आएंगे, डू यू थिंक ये बिल्डर स्पेसिफिक जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो क्रिएट करेगा, या पूरी सिटी का जो मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा? इट विल इम्पैक्ट द सिटी मार्केट, क्योंकि टू एन एक्सटेंट कि जब स्कैम होता है ना तो सब लोग डर जाते हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये रिस्क अवर्स हो जाता है। हाँ, तो वो रिस्क अवर्स, तो वो सोचते हैं कि मैं पोजीशन पे ले लूँगा, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना, उनका जो लिक्विडिटी होता है, जो कैश होता है, जो कैश है वो आना बंद हो जाता है। और अगर कैश आना बंद हो जाता है, कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। और वो एक साइकिल है, क्योंकि बायर्स नहीं है, पैसा नहीं है तो कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो रेपुटेशन प्रॉब्लम होता है, और फिर कोई खरीदता नहीं है। तो एक वो साइकिल वैसा लूप हो जाता है। तो अभी वो, आई थिंक वी आर इन दैट फेज नाउ, जिसकी वजह से आई सेड कि कंस्ट्रक्शन स्पीड स्लो, बिकॉज ये सब हो रहा है ना। तो मेरा, आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ गट कॉल, ठीक है, आई हैव अ गट कॉल। गट कॉल क्या है? इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड कॉल, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड की वजह से मेरा वो इंस्टिंक्ट का व्यू पॉइंट बहुत कम है और रैशनल का व्यू पॉइंट बहुत हाई है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को देखता हूँ कि ये हो सकता नहीं हो सकता, ये सब। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस प्लस अ लॉट ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इट इज़ नॉट इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, इट्स प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, एंड दीज आर अनलिस्टेड कंपनीज, सो जो भी है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि द फ्यूचर फॉर Tier 2, Tier 3, Tier 4 players and buyers and investors and traders in Gurgaon real estate is very weak. एक बड़ा स्कैम आएगा ना, सबको लगेगा कि सिर्फ 3-4 क्रेडिबल नेम है, बाकी सब तो चोरी है, छू मत। तो आई थिंक वो हम लोग अगले साल पॉडकास्ट करेंगे, और फिर हम लोग मैप करेंगे वो जो लिस्ट्स, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। अच्छा, तो अभी मैं आपको और एक चीज़ आई कैन टेल यू इन वन वे कि अरिहंत, द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर गुड़गांव रियल एस्टेट ऑल्सो एंड मुंबई ना इज एक्चुअली गेटिंग बैक टू द बेसिक्स। क्योंकि क्या है बेसिक्स? देखिए बेसिक्स क्या है कि मुझे
फर्स्ट डे फर्स्ट शो सेल आउट नहीं करना भाई, मेरे को माल बेचना है, पर आई हैव टू डू इट इन अ वेरी सिंपल स्टडीड कंसिस्टेंट वे एंड आई हैव टू कंस्ट्रक्ट इन अ वेरी रैपिड स्पीड. मुंबई बैंगलोर आप देखोगे मे बी 80 to 90% ऑफ होम बायर्स टेक अ लोन. एंड यूज़र उनको लगता है कि मैं लोन लूँगा तो बैंक का ड्यू डिलिजेंस हो जाएगा प्रोजेक्ट पे, बिल्डर पे, तो आई एम रिलेटिवली सेफ. लोन का इज़ नॉट दैट बिग अ फैक्टर इन गुड़गांव एज इट इज़ देयर इन मुंबई एंड बैंगलोर, बिकॉज लोन का एक्सपोजर डज नॉट कम अर्ली, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता, अपफ्रंट मनी थोड़ा कम होता है. लोग सोचते हैं कि मैं 30%, अगला 30% के टाइम के पहले ही मैं निकल जाऊँगा. तो पर मुझे लगता है लगता है मैं 2030, अगर आप मुझे पूछे ना, मेरा गट कॉल, ये गट कॉल मैं बोल सकता हूँ. अच्छा. ये गट कॉल है कि गुड़गांव मार्केट विल बिकम अ बिट लाइक मुंबई 2032 टाइप ना. पर वो झटका झटका लगेगा लगने के बाद झटका लगेगा. काफ़ी प्रोजेक्ट अटक जाएंगे, काफ़ी ट्रेडर्स फंसेंगे, थोड़े एंड यूज़र्स जितने भी हैं हमारे आपके अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में, वो थोड़ा उनको थोड़ा पेन होगा. पर उसके बाद मुझे लगता है कि एक इम्प्रूवमेंट आएगा. तो एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग इज कि भाई जब ये पूरा ट्रस्ट जो डेफिसिट इतना नीचे होगा तब खरीदना चाहिए क्योंकि वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा बाय द डिप. बाय द शार्प फॉल, नॉट द डिप, बिकॉज गुड़गांव विल नॉट सी अ डिप. हाँ, डिप मतलब छोटा सा डिप, इट विल नॉट बी अ डिप. अभी तो थोड़ा सा डिप आया हुआ है, तो गुड़गांव में इट विल बी अ फॉल. ओके. क्योंकि डिप क्या होता है, डिप इज लाइक ऑफ अ लार्ज कैप स्टॉक होता है ना, HDFC बैंक का, हाँ इट्स अ डिप ऑफ 3% 4%. गुड़गांव में इट कैन नॉट बी 3-4% क्योंकि पीपल हैव टेकन टू बिग अ पोजिशन विद टू लिटिल कैपिटल. तो जब वो अनरावल होता है ना, वो 3-4% नहीं होता, इट हैपन्स अ लॉट मोर. तो कितना होगा एग्जैक्ट परसेंटेज यू नेवर नो. कि देखिए बूम टाइम में बहुत मुश्किल होता है फोरकास्ट करना कि कितना ऊपर जाएगा, और बुरे वक्त में आपको फोरकास्ट करना कि कितना नीचे जाएगा वो भी आपको पता नहीं. क्योंकि जब वो सेंटिमेंट खराब होता है ना, वो पूरा एक इंजन स्टॉप्स, और जब कैश रुक जाता है ना, मनी स्टॉप्स, देन द इंडस्ट्री कम्स टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. बट डोंट यू थिंक कि जो हमारे देश में अगर देखा जाए, कंपेयर करें हम, थोड़ा फॉरगेट अबाउट डेवलप्ड नेशंस, बट साउथ ईस्ट एशिया में भी जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन करें तो वहाँ पे कितना 20-30% एक्सपोजर शायद रहता होगा रियल एस्टेट में. हमारे यहाँ पे 60-70% जो नॉर्मल ऑन एवरेज फैमिलीज़ का है. तो डोंट यू थिंक कि ये जो कैपिटल है यहाँ पे जो ड्राइव आउट कर रही है नॉर्मल बायर्स को, और इतना जो कैपिटल है वो वेस्ट पड़ा है, रादर देन मतलब कहीं पे इन्वेस्टमेंट, अगर देश के लिए भी तो अच्छा ही है ना अगर वो सेविंग कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट हो, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बने, बैंक जो रेट दे रहे हैं वो कम हो. तो ये जो कैपिटल है इतना फालतू का जो रियल एस्टेट में लगा हुआ है, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखिए वो करना तो बहुत जो मुश्किल. मैंने कहा वो एक घर एक फैमिली उस टाइप का नया घर, मतलब कम से कम ये तो हो सकता है शहरों में. जैसे गुड़गांव है, इट्स नॉट लाइक कि सब नेटिव हैं वहाँ के, राइट, सब बाहर से आए हैं तो सबका अपना अपना घर है. बट गुड़गांव में आप एक ही घर ले सकते हो, इतना तो कर ही सकते हैं. मुंबई में आप एक ही घर ले सकते हो. मतलब कुछ तो होना चाहिए लिमिटेशन. एक आदमी 5-5 घर लेके बैठा है, इंडिया में रहता ही नहीं है. मीन्स इट्स एन आइडिया, उसको इम्प्लीमेंट करना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है. क्योंकि ये जो 1% फिर ये क्यों बना रहे हैं, आधार पैन पता नहीं क्या क्या बना दिया. वो ऑनेस्टली मैं भी समझा नहीं हूँ कि ये हमेशा हमारा कि नया डॉक्यूमेंट आता रहता है पर कुछ होता है नहीं. एक चीज़ अगर हम हर एक प्रॉपर्टी को मैप कर सकते हैं ना, हर अपार्टमेंट, हर लैंड, हर ओनर, अगर उसको डिजिटाइज कर सकते हैं ना, तो इट कैन बी अ रेवोल्यूशन. क्योंकि अभी जो है रियल एस्टेट में इतना कन्फ्यूजन है कि उसके गेनर्स बहुत कम है. वो गेन बहुत करते हैं पर नंबर ऑफ गेनर्स आर बहुत फ्यू. अगर हम इसको डिजिटाइज कर देंगे, पूरा फॉर्मलाइज कर देंगे ना, दैट इज बी ट्रू अपग्रेड ऑफ इंडियन रियल एस्टेट. क्योंकि अभी इतना कॉम्प्लेक्सिटी है ना. आप सोचिए अगर आपको ज़मीन खरीदनी है, आप सोच सकते हैं लेना बहुत मुश्किल है, इतना कॉम्प्लिकेशंस है. पर आपको अगर पता है कि बस ये जो ज़मीन है ऑनलाइन, ये किसके अंदर आता है, एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल है, ट्राइबल लैंड है,
कौन ओनर है कौन नहीं है, लिटिगेशन है, वो एकदम बहुत क्लियर कट स्ट्रक्चर हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो अगर इंडिया करे ना, और एक चीज़ देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाई है कि उनको ये फॉर्मलाइज करना आता है, टू गेट इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस इट, वो एक गेम चेंजर है। तो अगर सिर्फ एक चीज़ अगर आप मुझे पूछे ना कि जो रियल एस्टेट को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इट इज़ द डिजिटाइजेशन ऑफ एवरी लैंड रिकॉर्ड, एवरी अपार्टमेंट रिकॉर्ड, पुट एवरीथिंग ऑनलाइन। एंड जैसे स्टॉक्स का हम लोग देखते हैं ना, हाँ वही मैंने कहा ना कि आप सब इन्फॉर्मेशन डालो, किसने कितने पे बेचा है, मेक इट पब्लिक ना। वाई, मतलब ये प्राइवेट क्यों है ये चीज़? बताओ कि साइड वाला प्लॉट कितने का बिका है, उससे पहले कितने का बिका था, तो यू हैव द होल हिस्ट्री। जैसे स्टॉक्स में होता है, इट्स ऑल अबाउट प्राइस और कितने टाइम पे सब कुछ डालो, तो वी कैन डू दैट। और मैं तो कहता हूँ कि आप पूरी देश में सभी फैमिलीज़ का नहीं कर सकते, तो दो कोहोर्ट्स जो हैं उनका कर दो। एक तो एनआरआईज, उनको बैन कर दो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से, एंड सेकंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्यों? मतलब नॉट बैन बट एक फैमिली एक प्रॉपर्टी। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे नॉर्थ की हम बात करते हैं, और एक बहुत बड़ा टायर 2 टायर 3 टाउन्स में भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी का हो रहा है, तो ये जो 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं सरकारी नौकरियों में, वो पैसा सारा वहाँ पे लग रहा है। नॉर्थ इंडिया में तो ये सबसे बड़ी। अब जैसे आपने देखा ना, उड़ीसा में भी ऐसे मिला था, वो एक के पास पता नहीं कितने प्लॉट थे, कितने फ्लैट थे, कितनी प्रॉपर्टीज एक आदमी की थी, और वो कोई क्लर्क ऐसा कुछ था। बहुत से दुबई का रियल एस्टेट जो खरीदते हैं, मैं थोड़ा आश्चर्य था उसके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था, ये आ रहे थे टियर 2 सिटी से उनका पैसा। सो ये छोटे शहरों में जो ब्लैक मनी या जो भी बोलना है, वो जाके खरीद रहे थे दुबई में। सो अगर वो रूट भी लेने की कोशिश करते हैं, जब हम ये बंद करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज़ इवन ईजियर टू ट्रैक। हाँ, दैट इज़ अ गुड आइडिया, दैट आई एग्री कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे यू कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। इम्पोज क्या, एटलीस्ट ट्रैक इट, एंड देन यू फाइल केसेस कि डिसप्रोपोर्शनेट जो एसेट्स हैं, इज वेरी इजी टू प्रूव दैट। वो अगर करेंगे, दैट आई थिंक ट्रांसपेरेंसी का एक अभी आप देखो, मतलब गुड़गांव में देखो, एक दिल्ली पुलिस वालों के कितने फ्लैट्स हैं, आप देख लो एक बार ट्रैक करके पता चल जाएगा। आप आई एम नॉट सेइंग ऑफिसर्स, मतलब ठीक है, इवन कांस्टेबल्स का देख लो। तो देखिए, वही एक्स फैक्टर है प्राइसेस के ऊपर। क्योंकि मैंने कहा ना, करप्शन विल डिसाइड वेदर होम प्राइसेस विल राइज और फॉल फ्रॉम हियर। तो अब ये करप्शन का तो सभी का मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, एक्सेप्ट द बायर। जो आम जनता है उसको छोड़ के करप्शन को सस्टेन करना सभी के फ़ायदे में है। क्योंकि अगर करप्शन से भाई जो इनकी फंडिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बिल्डर इसलिए टॉलरेट कर रहा है कि भाई उसको एफएसआई बढ़वाना है, तो वो कह सकता है कि आप इतना पैसा ले रहे हो तो भाई हमारा भी कुछ फ़ायदा कर दो। तो इट्स लाइक विन विन फॉर एवरीबडी एक्सेप्ट द बायर, एक्सेप्ट द कॉमन मैन। यस। तो इसमें तो आम आदमी पिस रहा है, तो फिर ठीक कौन करेगा? क्योंकि जो ठीक करने वाले हैं वो तो या तो बाबू है या नेता है। अब बाबू खुद दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं या गुड़गांव में कभी ब्लैक मनी से इन्वेस्ट कर रहे हैं या मुंबई में कर रहे हैं, तो फिर कैसे करेगा? और नेता तो खुश है भाई, वो तो कभी भी फ़ोन कर सकता है किसी भी बिल्डर को कि भाई 400 करोड़ दे, 2 एफएसआई और बढ़ा दूंगा तेरी, 2-4 फ्लोर और बना देना। इट्स ईजी। हाँ, वो है। देखिए, पता है मुझे, मैं एक चीज़, वन मुंबई बिल्डर टोल्ड मी वन वेरी गुड लाइन। तो मैं कह रहा था उनसे कि बस जोक कर रहा था कि मैंने सुना है सर कि ब्राइब कम हो गया है मुंबई में। तो मेरे पास में आए, सर हाँ ब्राइब्स कम हो गए हैं पर एक्सटॉर्शन ऊपर हो गया है। तो वो एक्चुअली में क्या कहना चाहते थे? कि पहले तो एक छोटा सा चीज़ था कि आप बस पैसा दो और अपना काम कर दो, इंडिविजुअल लेवल पे, राइट, बिटवीन द बिल्डर एंड द पॉलिटिशियन और द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी है। अभी ऐसा माहौल हो गया है कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे नहीं, मैं आपका फाइल प्रोसेस ही नहीं करूँगा। तो बेसिकली जो आपने कहा कि जो पहले करप्शन 300-400 करोड़ का होता था, वो 1500-1600 करोड़ का हो गया, 5 गुना बढ़ गया।
तो बेसिकली है तो वो ब्राइब ही, ठीक है। वो 300 करोड़ 400 करोड़ भी ब्राइब था, 1500 करोड़ भी ब्राइब था। इट्स जस्ट दैट कि जो ब्राइब 5 गुना बढ़ जाता है तो उसी को एक्सटोर्शन बोलते हैं। पर ये पूरा राउंड ट्रिप होता है भाई। अरिहंत आप देखेंगे ना कि अगर सोचिए कि बिल्डर ने ब्राइब दिया है, सोचिए एग्जाम्पल 10 करोड़, वो ऑफिसर जिसको 10 करोड़ मिलता है वो वापस रियल एस्टेट में डिप्लॉय करता है। हाँ तो सर्कल वैसा ही है कि पहले बिल्डर जाके ब्राइब देता है, हाँ। ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर, और गवर्नमेंट ऑफिसर वापस रियल एस्टेट में ही डालता है, शायद से कोई और बिल्डर के साथ, बट वो मनी वहाँ पे ही चलते रहता है। बट आई एम सेइंग कि ये सिर्फ वहाँ तक इन्वॉल्व नहीं है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे बीएमसी है या और कोई जहाँ पे सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है फाइल मूव करने का। मैं कह रहा हूँ कि ये तो हायर लेवल पे भी है। जो नेता लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर लेवल पे, मतलब मिनिस्ट्रियल लेवल पे, वहाँ पे भी करप्शन है कि वहाँ से एक्सटोर्शन ज़्यादा हो रहा है। ये तो ब्राइब में काउंट कर सकते हो आप। दे डोंट हैव द पावर बियॉन्ड अ पॉइंट टू चार्ज एक्सटोर्शनरी रेट्स, क्योंकि बिल्डर का इतना औकात तो है कि वो सीधा मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को जाके उसकी बैंड बजवा सकता है। बट अगर वो भी इन्वॉल्व है तो फिर वो एक्सटोर्शन पक्का हो जाता है, तो ब्राइब में काम नहीं चलता। वो ओके, वो बोलना इट्स टफ टू से विद एविडेंस। जहाँ तक मैंने सुना है कि एक चीज़ आई मस्ट से कि बिल्डर्स जो करप्शन के बारे में बात भी करते हैं, दे स्टिल से इवन प्राइवेटली वेरी गुड थिंग्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुंबई, ये महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली एवरीबडी। मे बी यस, बिकॉज आप देखो कि कैश हर जगह ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है, राइट। आप कहाँ पे पहले ज्वेलरी में होता था, ये सब होता था, नहीं अब कहीं नहीं है। अब सिर्फ जो कैश का एक एवेन्यू बचा है जो ट्रेस नहीं होता, वो है रियल एस्टेट का। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन चीफ मिनिस्टर और वन पॉलिटिकल पार्टी, इट्स जस्ट अबाउट द कल्चर। और इसीलिए शायद इन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है एक सेक्टर को कि भाई कम से कम हमारे लिए, हमको भी तो पैसा चाहिए ना इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये भी एवेन्यू खोल रखा है। पॉसिबल मतलब जैसे वे आप कह रहे हो, आई कैन सी इट्स यू आर जॉइनिंग द डॉट्स। हाँ, सो इट्स वेरी लाइकली। जो दूसरा आपने कहा एनआरआई का ना, एनआरआईज का, देखिए एनआरआईज वाई दे बाय अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, मैं बहुत कम एनआरआईज को जानता हूँ हु हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि उनको हाई रेट मिलता है, वो दूर रहते हैं, दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो इन वन वे, एंड देयर इज करेंसी डेप्रिसिएशन जो इंडिया में होता है। तो अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अगर आप कन्वर्ट करोगे 2-3 साल के बाद, एवरी ईयर जो भी 4-5% तो गिरता ही है रुपये। अभी तो और गिर रहा है, अभी गिरने लगा है, हाँ, पहले तो ठीक था। हाँ, बट अगर आप देखोगे कि इट रुपी इज गॉन वन वे, राइट, ऑल द वे टू 100 ऑलमोस्ट, ठीक है। पेस हैज वेरीड, ठीक है। सो इन दैट एनआरआईज in my view should not be buying a property in most parts of Mumbai, क्योंकि they pay the highest rate for the property, they don't get enough due diligence done, third the returns get compromised क्योंकि currency depreciate होती है हर साल, ठीक है। fourth, अगर आपने रेंट पे डाला, आपके पास you have to have that right person to manage your property, otherwise पूरा वो shambles में जा सकता है। तो NRIs पता नहीं, हर अप साइकिल में मैं देखता हूँ एनआरआई वापस आ जाते हैं, फिर बहुत लोग बर्न हो जाते हैं, फिर बोलते हैं वापस छुएंगे नहीं, फिर कोई नया बकरा आता है जिसको बोलता है नहीं मुझे घर लेना है इंडिया में मेरे पेरेंट्स के लिए, या मैं वापस जाऊँगा 10 साल के बाद। और जहाँ तक मैंने देखा है बहुत लोग रिग्रेट करते हैं। बट जितने इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट में इंडिया में कर रहे हैं, अगर वहाँ की रियल एस्टेट में भी कर लें तो पता नहीं 10-10 हज़ार एकड़ खरीद सकते हैं शायद, और वहाँ पे रैंच वैंच पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं। तो आई डोंट नो कि क्या रैशनल है उनका, क्योंकि बहुत लोग जो करते थे इन्वेस्ट पहले, उन्होंने देखा ये मतलब इट्स नॉट वर्थ इट, और सब वापस वहीं पे कुछ ना कुछ करने लग गए हैं। अब देखिए अभी क्या है कि अगर आपके पास बहुत सेविंग्स हैं, आपने स्टॉक्स वॉक्स तो डाल दिया, ठीक है, पर सबको वो अटैचमेंट है कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए इंडिया में अगर मैं वापस जाऊंगा, या अगर मैं पेरेंट्स एल्डरली पेरेंट्स हैं उनके लिए। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, और बहुत से लोग लेते हैं ये एनआरआईज ना फ्रॉम अ ब्रांडेड बिल्डर। सरप्राइजिंगली डिस्पाइट देम बाइंग विद अ ब्रांडेड बिल्डर, उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है।
बहुत से लिस्टेड नेम्स ना, अगर आप गूगल करेंगे, गूगल रिव्यूज़ टाइप एक है, अगर गूगल रिव्यूज़ नहीं है तो मेरा भी एक नया प्लेटफॉर्म आएगा, अगर मैं उसको प्लग कर सकता हूँ तो, अच्छा। कि जहाँ पे रिव्यूज़ होते हैं, जहाँ पे एक ओनर जो है वो ही रिव्यू करता है अपने प्रॉपर्टी को, एंड दैट विल बी चेक्ड बाय यू। इट बी ओके। वेरीफाइड। तो अगर अरियन जी रह रहे हैं डीएलएफ कमिलियास में, तो आप कमिलियास के ऊपर रिव्यू डाल सकते हैं। हाँ। विशाल अगर एक टेनेंट है वो भी रिव्यू डाल सकता है। थर्ड पर्सन अगर जिस रिव्यू डालेगा वो डाल सकता है, पर उस रेटिंग का वेटेज कम होता है। ओके। तो ये जो मॉडल इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे लगता है वो ट्रांसपेरेंसी आएगा। द ओनली डिसइंफेक्टेंट ना अरिहंत इज जस्ट मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी हम्म। फॉर द बायर, सेलर, गवर्नमेंट ऑफिसर, लेंडर, सब लोग खुश होंगे। अभी बहुत कम लोग गेन करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा गेन करते हैं। हम्म। ये हम लोग ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे ना, बहुत लोग गेन करेंगे, कम गेन करेंगे वैल्यू में, पर गेन बहुत ज़्यादा है लोग के लिए। मुंबई की एक और बात करते हैं जो मतलब मुझे तो दिख ही रही है हर जगह जहाँ पे जा रहा हूँ, और पिछली बार भी, और जब भी आता हूँ जब भी दिखती है कि सारी रोड खुद ही रहती हैं, और पता नहीं क्या ही तो बना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ठीक है, मुझे दिख रहा है बिल्डिंग तो बन रही है वहाँ पे, सही है, पर रोड पे इतना खुदाई क्या, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। मेट्रो का भी समझ में आता है, मेट्रो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, बट साइड में जहाँ पे मेट्रो नहीं है वहाँ पे भी खुदा हुआ है। क्या चक्कर है ये? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो शायद से सिर्फ प्लेन सिंपल करप्शन, मुझे किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना था, ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ काम वाम कर रहा है, 1 करोड़ का काम है पर कॉन्ट्रैक्ट है 10 करोड़ का, और 9 करोड़ सब में शेयर हो जाता है। दूसरा चीज़ ये भी है कि बहुत सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइप्स का है, सीवेज का है, वो सब अभी करना है। ओके। वो कर रहे होंगे, पर मेरा डर ये है कि वो अभी कर रहे हैं पर वो 6 महीने के बाद वापस करेंगे, क्योंकि कोई नया रिक्वायरमेंट आएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोऑर्डिनेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, इतने कंक्रीट रोड बनते हैं और फिर 3 महीने के बाद उसको पूरा खोद देते हैं, फिर फ़ायदा क्या हुआ? और मुंबई में तो अभी वो एक पूरा रोड कंक्रीटाइजेशन का वो मेनिया है ना, लोग को लगता है कंक्रीट करेंगे मतलब सब लोग खुश हो जाएंगे। यू हर रोड को कंक्रीट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ अंदर डालना है, पाइप्स, ठीक है, फॉर वॉट एवर, इंटरनेट, वाटर, सीवेज, जो भी है, यू कांट, आपको कंक्रीट को डिग करना पड़ेगा ना। और ये सब फॉर्मूला कोई बहुत एडवांस चीज़ नहीं है। हर बड़ा शहर दुनिया में वही फॉर्मूला करता है। हम एक ऐसे टाइम में हैं कि मुझे लग रहा है कि अगर हम देखेंगे 2050 में, होपफुली, कि हम लोग सोच के देखेंगे बॉस, ये 2020 2025 में ये कैसे हो रहा था। इतना लॉजिकल सोल्यूशन है, इजी सोल्यूशन है, पर मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस सबका नहीं। हम देखते हैं जैसे बाहर के, अब क्या है कि मैं, मेरा फेवरेट अब वो एक रील जॉनर हो गया कि भाई मैं बाहर के जो लोग रहते हैं ना, इंडियंस, वो व्लॉगर, तो एक तो वो ज़्यादा हो गए इंडिया से ठीक है, तो उनके रील्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो वो दिखाते रहते हैं कि भाई यहाँ पे रोड बन रहा है और पूरा ये खुद के, और उन्होंने एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया, और पहले ही नोटिस दे दिया 2 दिन की यहाँ पे काम चलेगा। तो इस टाइप के मतलब बहुत वो भी इंटरेस्टेड होते हैं ना कि यार इंडिया में तो कभी नहीं देखा ऐसे, नोटिस तो छोड़ ही दो, एक बार खोद के चले जाएंगे, फिर आएंगे 2 महीने बाद, उस पर कुछ काम होगा। अभी मैं यहाँ पे जहाँ पे रुका हूँ मुंबई में, वहाँ पे देख रहा हूँ कि एक रोड खुदा हुआ है, 7 दिन से कुछ चल ही नहीं रहा है वहाँ पे। वो हरा हरा वो डाल के नेट सा छोड़ दिया, कुछ चल नहीं रहा है कंस्ट्रक्शन, तो ऐसे ही चलता रहता है। पागलपन। और अगर आप बोर्ड वहाँ पे देखेंगे ना, मेरा तो आदत हो गई, जहाँ पे वो बैरिकेड करते हैं वहाँ पे वो रूल के मुताबिक उनको वो डालना पड़ता है कि ये काम कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होने वाला है, कौन है कॉन्ट्रैक्टर। ये आप मानेंगे नहीं, मैं इतने सड़क देखता हूँ जहाँ पे 250 मीटर का रोड है और नंबर ऑफ डेज 250, 1 मीटर पर डे। दुनिया भर में ये 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन का काम है, पर हम लोग 250 डेज, 200 दिन लगाएंगे उसके लिए, जहाँ पे सबको इनकन्वीनियंस है। देखिए, ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अभी इसमें मेरा एक्चुअली व्यू पॉइंट काफ़ी इवॉल्व हुआ है, क्योंकि 5-6 साल पहले ना मैं बहुत
इन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेज एनवायरनमेंट ना, आई वॉज ऑलवेज प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं कन्विंस हो गया हूँ हाँ। कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेज जो एनवायरनमेंट का जो डिबेट है ना, वो एनवायरमेंटलिस्ट्स ने क्रिएट नहीं किया था, वो स्टेट ने क्रिएट किया था कि यू हैव टू चूज। बट व्हाई डू हैव टू चूज? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लोगों के लिए नहीं बन रहा, इट बी मेड फॉर अदर पर्पसेस। इतना पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है, अभी मैं भी एक वीडियो देख रहा था, आई होप आई वांट टू वेरीफाई माई सेल्फ, ये मिसिंग लिंक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का एक वीडियो देखा था, यहाँ पे वो भी बम्पी है। अब मैं हैरान हूँ यार, 6,600 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आप लोग एक स्ट्रेट सिंपल फ्लैट रोड नहीं बना सकते, ठीक है? अभी और कितना स्ट्रेच है वो? बहुत कम, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। देखिए उसमें इंजीनियरिंग बहुत इन्वॉल्व है, तो मैं कॉस्ट वैसा नहीं है क्योंकि वो पिलर्स हाईएस्ट हाँ है। ठीक है, मतलब 6 का 8 लगा लो यार, पर ठीक है। बनाओ तो ढंग का। हाँ, पर ढंग का। और कई लोग पहले उसमें मेरा एक व्यू पॉइंट है ऑन द साइकिल की, पहले एक व्यू पॉइंट था कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स ना ईमानदार भी हैं और काबिल भी हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ठीक है, ईमानदारी कम हो गई क्योंकि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, पर फिर वो काबिल भी थे, ठीक है? तो ईमानदारी कम थी पर काबिलियत ज़्यादा थी। अब मुझे लग रहा है कि हम लोग वो थर्ड स्टेज पे आ गए कि काबिलियत नहीं है और ईमानदारी भी नहीं है। वो एक बहुत डेंजरस सीन है, क्योंकि अगर एक 6,600 करोड़ का प्रोजेक्ट वो बम्पी है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो फ्लैट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? तो आपने शायद देखा होगा अखबार में कल या परसों मुंबई में कि अब बोल रहे ट्री कवर। आपने ट्वीट भी किया था। हाँ, बोल रहे कि मुंबई का वो जो कॉम्पनसेटरी ट्री प्लांटिंग होती है कि अगर आप यहाँ से निकालोगे एक ट्री, आपको यहीं और डालना है। वो बोल रहे कि अभी ट्री मुंबई में नहीं होगा, मुंबई के बाहर होगा। अरे भाई, मुंबई वाला ब्रीथ क्या करेगा? मैं सड़क पे चलूँगा तो शेड कहाँ पे मिलेगी मुझे? अभी सबसे बड़ा सवाल तो लोग पूछ रहे हैं कि ये जो पूरा कोस्टल रोड बनाया है और वो पूरा प्रोमेनाड वगैरह, एक भी पेड़ नहीं है वहाँ पे। थोड़े महीने पहले एक बुक पढ़ रहा था, और देखिए मैं वो नेशनलिज्म का कुछ ढोंगी नहीं हूँ, तो मुझे कुछ शर्म नहीं आती है बोलने में कि जो प्लानिंग वहाँ पे, जब मैं ब्रिटिशर्स की बुक्स पढ़ता हूँ ना कि बॉम्बे के लिए क्या प्लान था, उस वक्त उसको बॉम्बे बोलते थे, कि एक प्रॉपर अर्बन प्लान फॉर द सिटी, जब पॉपुलेशन बहुत कम था और जगह बहुत थी। और एक कोट था शायद से डेडिकेटेड टू चर्चिल कि इफ़ वी गिव इंडिपेंडेंस टू इंडियंस, देयर विल बी करप्शन ऑल अराउंड, एयर, वाटर, एवरीथिंग विल बी टैक्स्ड, ठीक है? इट विल बी रन बाय स्काउंड्रल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज़ फुल्ली राइट, पर आई एम श्योर ही इज़ नॉट फुल्ली रॉन्ग। तो वी हैव टू नाउ फाइंड अ वे कि वापस जो कॉम्बिनेशन था ना काबिलियत और ईमानदारी की, कुछ ना कुछ तो उसको रिटर्न पे आ जाए, क्योंकि अभी दोनों बहुत कम है। हमें ये एक्सप्रेसवेज ठीक है, देयर इज, आई हैव नॉट बीन ऑन द न्यूली ओपन एक्सप्रेसवे बट इट लुक्स गुड, ठीक है? पर बहुत से एक्सप्रेसवेज का क्वालिटी और वीकनेस, देयर इज बिग प्रॉब्लम्स। अरे मतलब आप देखो कि कितने सारे एक्सप्रेसवेज जो इतने ज़बरदस्त लगते हैं पहले 1 साल, और आप देखो दूसरा तीसरा चौथा साल में ऐसी बम्पी राइड हो जाती है, उनके सारा जो लेन मार्किंग्स हैं वो उड़ जाती हैं। ये क्या प्रूफ करता है कि जो आपने मटेरियल यूज़ किया था वो कॉम्प्रोमाइज़ था, वो अच्छे क्वालिटी का नहीं था, ठीक है? अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, आपने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया है। आज भी अगर आप जाओगे ना अरिहंत, जो पुराने पार्ट्स थे एक्सप्रेसवे के, दे आर बेटर बिल्ट, दे आर मोर स्मूथ, जो नए पार्ट्स जो भी किए गए हैं। रोड बनाना बहुत आसान काम है, हम लोगों ने उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया क्योंकि इतना करप्शन आ गया है ना। बट वही है, जैसे आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, आरसी सिन्हा जिन्होंने बनाया वो पूरा प्रोजेक्ट, अब कोई है ही नहीं मॉनिटर करने वाला। जब वो बन रहा था तो वो पूरा सुपरवाइज कर रहे थे, 1-1 किलोमीटर का रोड उन्होंने सुपरवाइज किया, जहाँ पे भी था तो उन्होंने उखड़वा के दोबारा बनवाया।
तो यहाँ पे ऐसा कौन है? कोई ब्यूरोक्रेट को कोई मतलब नहीं है, कोई नेता को कोई मतलब नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, खराब भी हो गया तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लीगल तो छोड़ो, पॉलिटिकल कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लोग खुश हैं कि चलो रोड तो बन गया। अब वो इसी में जी रहे हैं कि चलो जो भी है दूसरे वालों से तो अच्छा ही है तो इसी को दे दो। तो बेसिक जो मतलब बेंचमार्क है वो यही हो गया है कि बन तो रहा है, कुछ तो बन रहा है कि भाई अगली तो वो भी नहीं बनाएंगे ना, जो दूसरी साइड है वो तो वो भी नहीं बनाएगी, तो ये खराब ही सही। उसमें कितने हजार करोड़ लाखों करोड़ रुपए उसके लिए अलोकेट हो रहा है। तो मुंबई का एक चीज़ लोग महसूस नहीं कर रहे कि हमारा कितना डेट बढ़ रहा है। ये सब प्रोजेक्ट्स पे इतना पैसा जा रहा है, हमको भुगतना नहीं पड़ेगा, पर आफ्टर 10-15 साल के बाद ना हमको पता चलेगा कि ये कितना बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे फॉर प्रोजेक्ट जो मेरी राय में अभी नीडेड आर नॉट इवन नीडेड। जैसे देखिए अभी पॉट टैक्सी, अच्छा ठीक है, जितने भी करोड़ का अभी हो रही है क्या, वो सीरियस कंसिडरेशन में है? सीरियस है, और अभी एक वायरस हो गया है कि थाने में भी चाहिए, मैंने सुना है आपके हरियाणा में भी चाहिए उनको। तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि ये पॉट टैक्सी का ये क्रेज़ क्यों है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पॉट टैक्सी में बहुत से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सस्ता राइड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी है बनाने के लिए, ठीक है। तो सब तीन चीज़ें सेक्सी है ना। सेक्सी क्या बना पाएंगे हम लोग रोड को हम लोग रोड को ठीक बना नहीं सकते, क्या पॉट टैक्सी क्या सेक्सी बनेगा? क्योंकि हम नहीं बना रहे ना, वो खरीद रहे हैं बस। नहीं फिर भी उस पर स्किल तो है, इन्वॉल्वमेंट। जैसे मोनोरेल, ठीक है, हम लोग ने हमारा मोनोरेल है यहाँ पे वडाला में, ज़्यादा लोग तो यूज़ नहीं करते, हम लोग इतना खर्चा किया उसके ऊपर। तो अभी मुझे लगता है कि मुंबई को हमको और कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करना ही नहीं चाहिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं बस उसको कंप्लीट करो, और नहीं चाहिए। मेट्रो का जो काम है ख़त्म कर दो, वो सॉल्व कर देगा। कोस्टल रोड का जो है वो कंप्लीट कर दो। पॉट टैक्सी वो सब, वो तो आइडिया बेकार है, ठीक है, और मैंने उस पर काफ़ी स्टडी भी किया है। मैं अभी तक आई एम नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है। और ये देखो ना कि आप ये सब जब करते हो, मतलब कितना 1000 करोड़ का होगा पॉट टैक्सी का प्रोजेक्ट? 1700 करोड़। 1700 करोड़। अगर उतने की बस खरीद लो आप देखो पिछले 10-15 साल में क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है बसेस में, सभी स्टेट का, एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनकी फ्लीट थी 10 साल पहले 12 साल पहले, उससे कुछ ना कुछ कमी हुई है बस। और ठीक है 100-200 इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस करके उसका पीआर कर देते हैं, पर नंबर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हर कोई कार खरीद रहा है। और रोड बनाओ फिर सैचुरेट हो जाता है, फिर और रोड बनाओ। देखिए बस का खेल इज़ नॉट फॉर द बसेस। बस का फ्लीट एक मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा। क्योंकि खेल बसेस में नहीं है, खेल है बस डिपो की ज़मीन। क्योंकि यहाँ पे कमी है इसीलिए। देखिए बस डिपो का ज़मीन यहाँ पे बहुत बड़ा है, ठीक है, किसी ना किसी की उसकी नज़र पड़ेगी। अब तो आप उसको हटा नहीं सकते। वो बस डिपो की ज़मीन अगर आपको लेनी है, आपको पहले बसेस को ख़त्म करना पड़ेगा, तब आप वो डिपो का ज़मीन कब्ज़ा कर सकते हो या उसको रीडेवलप कर सकते हो। मतलब मैंने सुना था कि उनका प्लान है रीडेवलप करने के लिए बस डिपो। क्यों भाई? बस डिपो अगर रीडेवलप करना है आपको लोग के लिए बनाना है, ठीक है। ओपन स्पेस आज भी मुंबई में इट इज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड ऑन अ पर पर्सन बेसिस। अब सोचिए, अगर वी आर ऑलरेडी द लोएस्ट, मौका क्या है? जो भी ज़मीन अभी आपके पास है, आप बस फोकस करो कि ओपन स्पेस वहाँ पे बढ़ाएंगे। उसको बेचो मत डेवलपर को। हम लोग एक वो वर्ली का प्रोमेनाड है वो बना के बोलते हैं अरे इतना ओपन स्पेस बढ़ गया, ओपन स्पेस बढ़ गया। अरे भाई, जो उसके पास में रहता नहीं है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। देख मैं फिर वर्ली के पास में रहता हूँ, मैं जाता हूँ, पर कोई जो ये अंधेरी में जहाँ पे हम लोग हैं वो जाएगा? नहीं जाएगा। सोल्यूशन ये नहीं है कि हम एक सेंटर में एक ओपन स्पेस बना दें जहाँ पे सब लोग आ जाएंगे। सोल्यूशन ये है कि हर एरिया में ओपन स्पेसेस होने चाहिए। और ये बस डिपो की ज़मीन जो है कुछ बेचना नहीं है, रीडेवलप इनटू ओपन स्पेसेस। हमारे स्कूल्स कम हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग इतने घर बना रहे हैं, स्कूल्स बढ़ रहे हैं नहीं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं नहीं, अगर बन भी रहे हैं बहुत महंगे हैं,
क्योंकि ज़मीन महंगी है। हाँ, तो गवर्नमेंट का जो रोल है, अभी एक ऑर्डिनरी मुंबईकर वो 2 टैक्स देता है। एक तो वो गवर्नमेंट को देता है और दूसरा वो देता है वो बिल्डर को, टू मेक श्योर कि वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? आप बनाओ रोड्स, पब्लिक पार्किंग, गार्डन्स, पब्लिक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, एस्पिरेशन अब वही हो गया है कि हम बस पब्लिक जो स्पेस है, पब्लिक एमिनिटीज़ हों, पब्लिक रोड्स हों या कुछ भी है जो गवर्नमेंट का जॉब है, पीपल एटलीस्ट अपर मिडिल क्लास एंड वेल्दी हैव सक्सीडेड फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ लाइफ कि भाई वी आर नॉट फाइटिंग इट। हमको एक बढ़िया से सोसाइटी में रहना है जहाँ से हमको ना निकलना पड़े, जितना पास ऑफिस हो उतना ठीक है। हमको ना स्कूल गवर्नमेंट के यूज़ करने हैं, ना हॉस्पिटल यूज़ करने हैं, एंड एवरीथिंग इज़ इनसाइड। शॉपिंग भी अंदर हो जाए, मॉल भी हो जाए, क्लब हाउस भी हो जाए, जिम भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, स्विमिंग पूल भी, बाहर क्यों जाना है? सो ऑल दीज पीपल हैव मेड दीज एंक्लेव्स, और वो उनकी गलती नहीं है, वो सरकार की गलती है। लेकिन आप देखो कि ये एक मतलब 2 इंडियाज़ वाला जो बात है, वो यहाँ पे इससे ज़्यादा क्या दिखेगा आपको कि गरीब जो है वो पब्लिक स्पेसिस पे है, वो क्या फ़ाइट करेगा, और जो सारे अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, और जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, वो सारा अपना एंक्लेव्स में चला गया है। तो इट्स लाइक 2 इंडियाज़। पर देखिए, इस पर सबसे बड़ा पता है गेनर कौन है? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स। क्योंकि अब लोग का एक्सपेक्टेशन ऐसे हो गया है कि वो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, क्योंकि उनको कुछ डिलीवर करना ही नहीं है। घर बनाते नहीं है, रोड्स बेकार रोड बनाते हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि बस रोड बन गया काफ़ी है, ठीक है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स कैसे चलते हैं लोग को पता है। ड्रेनेज बनाते नहीं है। BST का जो बस का नेटवर्क हम बात कर रहे हैं, तो गार्डन्स, और देखिए, और बजट बढ़ता जा रहा है इनका 75,000 80,000 करोड़। और देखिए, पता है एक चीज़ मुंबई की स्ट्रेंथ भी है कि हम थोड़े चीज़ फिक्स करेंगे ना, बहुत से लोग बेनिफिट कर सकते हैं। हम लोग अगर जस्ट फोकस करेंगे ना, ज़्यादातर पॉपुलेशन 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्लम्स की है। एक चीज़ हम लोग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्लम रीडेवलपमेंट, वो हो रहा है, ठीक है। तो वो एक अच्छा पार्ट हो रहा है हमारा। 50% पीपल विल बी हैप्पी विद न्यू होम्स, बिगर होम्स, जो भी है, सेफ बाथरूम। द अदर पार्ट्स जहाँ पे लोग गेन कर सकते हैं, फुटपाथ्स, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, हमारा स्पोर्टिंग कल्चर पूरा एलिमिनेट हो रहा है। हाँ, खेलने के लिए जगह ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में, गाँव में भी नहीं है। अभी वो मास्टर प्लान जो हम बोल रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट, वो वी हैव टू गेट बैक टू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ सिटी प्लानिंग। सबको वो सीखना पड़ेगा कि, और हमको ब्रिटिशर्स की जो बुक है ना, वो ही पढ़ ले, वो काफ़ी है। क्योंकि अभी तो मैं जब बातचीत करता हूँ लोग से ना, मैं समझ जाता हूँ, मैं कन्विंस हूँ एक चीज़ की कि 250 years हम वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश, नॉट बिकॉज दे वर टू स्ट्रॉन्ग। ज़्यादातर लोग खुश थे अंडर द रेजिम, बिकॉज इट वॉज मच बेटर देन व्हाट केम बिफोर एंड मे बी व्हाट केम आफ्टर। अब वो तो डिसाइड नहीं कर सकते थे ना, उनको लगा जो आगे आएगा वो बेटर होगा। तो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज दैट, एंड बॉम्बे का स्टोरी इन अ वे वही है। आई थिंक हर शहर का ही ऐसा स्टोरी है। आप देख लो जो उन्होंने बनाया, वो जो एरियाज वो बना के गए, और जो हमने बनाया है, वो देख लो, कंपेयर कर लो, सबको पता चल जाएगा। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए मैं बोला ना कि अभी हमारा वो गैप हो गया हमारे IAS ऑफिसर्स में कि काबिलियत और ईमानदारी दोनों का भी वीकनेस है। एक वक्त पे वो ऑफिसर्स का जो लोग लिखते थे ना कि वो सिविल सर्वेंट, ऐसा वो प्रेस्टीज था कि उसने ये अकम्प्लिश किया। और एक इंजीनियरिंग, एक ब्रिज है मुंबई में, कैनेडी ब्रिज, ठीक है, एग्जैक्ट डिटेल्स अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, पर उन्होंने जो बनाया था वो ब्रिज, उनका एक द वे ही कंस्ट्रक्टेड, वो बजट जो ब्रिज का था, जो दूसरे लोग सबमिट कर रहे थे इसका कॉस्टिंग, उन्होंने एक प्रपोजल दिया जिसकी वजह से वो बजट शायद से 80 या 90% कम हो गया। तो ये सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग के, इम्प्रूवमेंट के,
वो हमको वी हैव टू गेट बैक टू इट क्विकली, नॉट जस्ट फॉर मुंबई, फॉर गुड़गांव, फॉर बैंगलोर। और आई थिंक वो पूरा एक नेशनल प्लान बनाना पड़ेगा, अर्बन मैनेजमेंट गवर्नेंस, वो पूरा ही प्लानिंग का। सो आई होप कि कोई पावर में बैठे हैं जो लोग सुने, वो इनिशिएटिव लें और इस पे कुछ काम हो। बट थैंक यू सर, काफ़ी आई थिंक नेगेटिव, थोड़ा डिप्रेसिंग हो गया, बट वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। एंड आई होप कि जो हमने डिस्कशन किए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए हैं, उन पे कोई तो काम करे। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, Thank you, ने इतना टाइम दिया। हम फिर मिलेंगे बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर वापस हम लोग चेक करेंगे। फिर से। थैंक यू, थैंक यू।